Hi students. So I'm Samsa Tyagi, your biology educator. Vijayawadi, ace your school with an Academy Plus and get flat 10% off by using my code TAM10. अच्छा, एक और बात स्टूडेंट्स, फ्लैट 10% ऑफ तो आपको अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन पे मिलता ही मिलता है, लेकिन इसके अलावा क्योंकि ये टीचर्स मंथ है, ठीक है, टीचर्स डे सभी सेलिब्रेट करते हैं लेकिन हमने टीचर्स मंथ सेलिब्रेट किया है, इसीलिए आप लोगों के लिए अमेजिंग अमेजिंग ऑफर्स हम लेके आए हैं। तो अब ये क्या ऑफर है और क्यों मैंने ये बात आपकी 10% पे रोक दी, क्योंकि बेटा 10% तो नॉर्मली आपको मिलता ही है, इट्स अ ग्रेट बेनिफिट, बट ज्यादा किसको बुरा लगता है, राइट? तो इसीलिए अन अकेडमी आपके लिए लेके आया है ये अमेजिंग ऑफर्स, एक्सक्लूसिव सुपर एक्सक्लूसिव ऑफर्स हैं ये आप लोगों के लिए, विच इज अ प्राइस ड्रॉप बेसिकली। अभी बताती हूँ वो क्या ऑफर्स हैं, तब तक जल्दी से फटाफट से सेशन को कर ले सारे ज्वाइन और इस सेशन को शेयर और लाइक जरूर कर देना, ठीक है। सो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपकी एडुकेटर, बायोलॉजी एडुकेटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आज के सेशन में आपसे शेयर कर रही हूँ। दैट इज अ स्पेशल 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 प्राइस ड्रॉप। यस स्टूडेंट्स, क्या है ये स्पेशल प्राइस ड्रॉप? प्राइस हो चुका है बहुत ही ज्यादा लो हो चुका है, और अभी तक जो आपके 10% आपको डिस्काउंट्स मिल रहे थे स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट मिल रहा है। यस, यू हैव हर्ड इट एब्सोल्युटली राइट। अगर आप 9 मंथ्स का प्लस या फिर आइकॉनिक दोनों ही, ठीक है, ये प्राइस ड्रॉप ऐसा नहीं है कि सिर्फ आइकॉनिक पे है या खाली प्लस पे है, दोनों पे ही बेटा ये आपका प्राइस ड्रॉप है। 9 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेने पे आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा 5% का डिस्काउंट मिल रहा है, एंड सेम गोज विद योर 12 मंथ सब्सक्रिप्शन ऑल्सो। लेकिन 12 मंथ्स या 12 मंथ से एक्स्ट्रा अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो बेटा, यहाँ पे आपको 10% के साथ एक्स्ट्रा 10% भी मिल रहा है। हाँ जी, सो इसीलिए आपके पास ये अमेजिंग चांस है कि आप यहाँ पे 25,000 रुपीज तक सेव कर सकते हैं। यू गाइज कैन सेव अप टू रुपीज 25,000। तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो बेटा? मैंने आपको पहले भी बताया है, अपने सारे रिवीजन बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, मैं उनकी जानकारी भी आपको बहुत जल्दी देने वाली हूँ। कौन कौन से अपकमिंग रिवीजन बैचेस आ रहे हैं बेटा? फर्स्ट टर्म आ गया बहुत नजदीक, 10 ऑफ अक्टूबर हो चुकी है आपकी डिक्लेयर, जब आपके क्या होने वाली है, डेट शीट आ जाएगी। सो 10 ऑफ अक्टूबर टेंटेटिव डेट भी दे चुका है सीबीएसई, तो बेटा ज्यादा दूर नहीं है, इसीलिए मैं कह रही हूँ अब जल्दी से, अब और टाइम वेस्ट मत करो। अभी तक बच्चे सोच रहे हैं कि हम अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले ना ले, कैसे तैयारी करें, बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी के लिए हम क्या स्टेप लें। बेटा कुछ मत सोचो, अगर आपको सोचना था तो वो पहले सोचना था, एंड अल्टीमेटली अभी भी आप यहीं आके अटक रहे हो, इसका मतलब यही सही टाइम है और यही सही प्लेटफॉर्म है। अगर आप बार बार इसी प्लेटफॉर्म पे आ रहे हो तो ये एक इंडिकेशन है कि आपको अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए शुरू अन अकेडमी प्लस के साथ में। 18th से लेके 24 तक का बेटा ये टाइम पीरियड था। सो ऑलरेडी अभी आपके कुछ टाइम निकल चुका है, सिर्फ 24 सितंबर तक ये डेट है, तो बहुत ही लिमिटेड टाइम रह गया है। जल्दी जल्दी जाके फटाफट से अपने प्लस सब्सक्रिप्शन ग्रैब कर लो। ऑलरेडी सारे बच्चे अपने प्लस सब्सक्रिप्शन कर चुके हैं ग्रैब, तो आप लोग किस बात का इंतजार कर रहे हो बेटा? जल्दी से जाके फटाफट से हरी अप एंड गेट योर फ्री सब्सक्रिप्शन। जो ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहे हैं बेटा, जब सेल लगती है तो फटाफट पहुंच जाते हो ना वहाँ पे कपड़े खरीदने। हाँ, तो ये भी एक तरह से सेल है, आंखों में चमक जाता है जब सेल लगती है ना। हाँ, ये इतना डिस्काउंट इतना डिस्काउंट, तो ये बेटा ये भी चमकने वाला टाइम पीरियड है। तो ये बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड का बहुत समय रहता है, एंड साथ में ये जो ऑफर्स होते हैं बहुत कम टाइम के लिए आते हैं। जब भी ये ऑफर्स आते हैं फटाफट ग्रैब कर लेनी चाहिए बेटा, ये इस टर्म 1 की तैयारी के लिए लास्ट ऑफर होएगा, पहली बात बता रही हूँ। ऐसा मत सोचना कि आगे ऐसे ऑफर्स आते रहेंगे, फर्स्ट टर्म में ज्यादा समय नहीं रह गया, ये लास्ट ऑफर रहने वाला है आप लोगों के लिए, जो कि एक बहुत ही मजेदार तरीका हो सकता है आपके सब्सक्रिप्शंस को आप ज्यादा डिस्काउंट्स में ग्रैब कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप लोग वेट कर रहे थे तो कोई बात नहीं, वेट कर लिया, लेकिन अब ये एकदम सही समय है, ठीक है। एंड बच्चों पार्टी,
प्लस पे आपको बेनिफिट क्या होते हैं ये आप सभी जानते हो। घर बैठ के कोई चिंता वाली बात नहीं है, अब आपको टेंशन ही नहीं लेनी कहाँ जाना है, बाहर जाओगे ये वो, कहीं कुछ नहीं जाना। सिंपली अपना गैजेट उठाओ, आप फोन से पढ़ रहे हो फोन से पढ़ो, डेस्कटॉप से पढ़ रहे हो डेस्कटॉप से पढ़ो, लैपटॉप से पढ़ रहे हो लैपटॉप से पढ़ो। अपना गैजेट बस अपने सामने रखना है, घर बैठ के बस एक कोना पकड़ लो और उसके बाद आप हेडफोन्स लगा के अपनी तैयारी आराम से करो हमारे साथ बैठ के। नोटबुक पेन साथ में लेना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अनलिमिटेड कोर्स मिल रहा है आपको यहाँ पे, सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे मिलते हैं, जिसमें भी आपका मन करे बेटा आप वो कोर्स में आप एनरोल कर सकते हो खुद को। एंड टॉप एडुकेटर्स यहाँ पे आपको आके पढ़ा रहे हैं बच्चे। बेस्ट पार्ट ये है कि हर 3 सेशन के बाद आपका डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। ओके, एंड एग्जॉस्टिव सिलेबस कवरेज आपको मिलता है, मेंटोरशिप एंड गाइडेंस मिलती है, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज, बैच कोर्सेज, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं बेटा। एंड अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन की प्राइसिंग आप देख सकते हो। आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगी गो फॉर 12 मंथ्स एंड 9 मंथ्स। जितने भी क्लास 12th के बच्चे हैं 9 मंथ्स 12 मंथ्स से कम का पैकेज लेना ही मत, क्योंकि यही आपके फायदे का सौदा है। क्योंकि बच्चे यहाँ पे आपको ईएमआई ऑप्शन मिल रहे हैं, और उसके अलावा जो मैंने प्राइस ड्रॉप बताया वो तो आपके लिए है ही। और जितने मेरे प्यारे क्लास 11th के बच्चे बेटा फर्स्ट टाइम आपके भी बहुत पास आ गए हैं, आपको भी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेनी शुरू कर दो। फर्स्ट टर्म सबके बहुत नजदीक आ गए। मैंने तो कितने बच्चों से सुन रहे हैं कि मैम यूटी आ रहे हैं, मैम फर्स्ट टर्म आ रहे हैं। तो आप लोग तो बेटा 2 साल का पूरा तैयारी करनी है अनअकैडमी के साथ बैठ के। फटाफट से आ जाओ अनअकैडमी पे। यू कैन गो फॉर 24 मंथ्स, 18 मंथ्स, 15 मंथ्स, 12 मंथ्स, इससे कम में तो जाना ही मत, क्योंकि ये आप ही के लिए बेनिफिशियल होगा। आप खुद देख सकते हो, व्हाई एम आई सेइंग दिस, जितने ज्यादा मंथ्स का पैकेज लेते हो बेटा उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होता है, कॉस्ट उतनी ही आपको कम पड़ती है, ऑलरेडी आपको बहुत ज्यादा उसमें ऑफ हो जाता है। ओके, सो थोड़ा दिमाग से काम करना चाहिए ऐसी चीजों में। एंड व्हेन आई एम गिविंग यू द सजेशन ऑब्वियसली यू विल गो विद माय सजेशन ओनली। एंड बेटा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का फायदा क्या होता है, यहाँ पे आपको पर्सनल मेंटोर मिलता है अपने लिए। ठीक है, कोई भी आपका फेवरेट एडुकेटर, उनको आप अपना पर्सनल मेंटोर बना सकते हो, वो आपको हर एक चीज के लिए गाइड करेंगे। लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस आपके यहाँ पे होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा आपकी पूरी हर हफ्ते वीकली रिपोर्ट कार्ड रेडी होती है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है। पेरेंट टीचर मीटिंग यहाँ पे रहती है, पेरेंट कनेक्ट होता है, एंड आपका पूरा का पूरा स्टडी प्लानर अनअकैडमी आपके लिए तैयार करके देता है। इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती है। और जिसके अलावा बेटा जो प्लस में बेनिफिट्स बताए हैं वो तो यहाँ पे मिलेंगे ही मिलेंगे। एंड सेम स्टूडेंट्स यहाँ पे भी सारे पैकेजेस आपके सामने आ चुके हैं। You can see all of these packages are here. Go for the higher packages, telling you again and again. And ये यहाँ पे एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स जो आप देखते हो बेटा, ये गिफ्ट बॉक्स नहीं है, यही आपके लिए कोड है, जहाँ पे आपको यहीं पे आप कोड इस्तेमाल करोगे, जहाँ पे आपको तमसा मैम का दिया हुआ गिफ्ट मिलेगा। ठीक है, और अब तो मैं बहुत ज्यादा ऑफ दे रही हूँ, तो TAM10 कोड यूज कर लेना बेटा, कैपिटल लेटर में TAM10, एंड उसके बाद में स्टूडेंट्स जस्ट क्लिक ऑन अप्लाई। सारे पैकेजेस पे इमीडिएटली आपके जितने भी ऑफर्स हैं वो सारे लग जाएंगे। एंड प्राइम बैच की अगर हम बात करें बेटा, ये मेरा बैच है। जैसे ही आप प्लस पे आ जाते हो फटाफट से क्लास 12 के सारे बच्चे प्राइम बैच में आ जाएंगे और खुद को एनरोल कर लेंगे। और अगर जितने भी क्लास 11 के बच्चे हैं उनके लिए शाइन बैच है, आप लोग शाइन बैच में आइए। ठीक है, सो स्टार्ट कमिंग ऑन इन दीज क्लासेस। अगर टर्म 1 को क्रैक करने बेस्ट एडुकेटर्स आपके सामने आप देख ही रहे हो, आपको मिल रहे हैं। और अपकमिंग रिवीजन बैचेस भी आपके प्लस पे लॉन्च हो रहे हैं बहुत ही जल्दी। एंड दिस इज फॉर ऑल द क्लासेस। देखो बेटा, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, साइंस, अगर आपके दोस्त हैं दूसरे सब्जेक्ट से तो उनको भी आप बता सकते हो। ठीक है, एंड सेम इज फॉर क्लास 11 द अदर। दैट मीन्स बेटा सबके लिए, हर सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे आप लोगों के रिवीजन बैचेस स्टार्ट हो गए। तो अनअकैडमी ने सीट बेल्ट बांध ली है आप लोगों की तैयारी कराने के लिए। अब आपका सिर्फ एक काम है, दैट इज जस्ट टू कम ऑन द अनअकैडमी प्लस एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर फर्स्ट टर्म एग्जाम, बिकॉज वी हैव टू गेट 35 on 35 in every subject.
ओके, तो 35 में से 35 लाने की शुरुआत करनी है आपसे। आपसे शुरुआत होगी प्लस पे आके, उसके बाद गाड़ी हम साथ में भगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, TAM10 कोड यूज करना है कैपिटल लेटर में, TM10। जूम कर रही हो, अच्छे से देख लो, नहीं याद होता है तो बेटा फोटो खींच लेना इस कोड की, क्योंकि ये आपको बहुत सारे परसेंट ऑफ दिलाने वाला है। 10 + 10 एक्स्ट्रा परसेंट ऑफ मिल रहा है आपको। ठीक है, ये फायदा सिर्फ 24 तक है, लेकिन तो 24 तक फटाफट से इनको ग्रैब कर लो। ठीक है, एंड यस, एज एन अकेडमी सेज, लेट्स क्रैक इट एंड बाय। जांच वाले सेशन को लाइक शेयर कर देना, बाकी लोगों को भी बता देना कि बड़े बड़े ऑफर्स आ रहे हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी ऑफ द नोटिफिकेशंस फ्रॉम द अनअकैडमी 11-12 चैनल। बाय बाय, लेट्स जस्ट बिगिन। Replication and transcription one shot। चलिए बच्चों बाड़ी फटाफट से आ जाइए। Start coming in the session, start joining। कितने बच्चे आ गए? हाई फैक्ट साइंस। बेटा जल्दी से सेशन को शेयर कर दो, सारे बच्चे फटाफट से, अपने जितने भी क्लास 12 के स्टूडेंट्स, आपके जितने भी क्लास 12 के बच्चे आपके साथ सेशंस को अटेंड करते हैं, फटाफट से सेशन को कर दो शेयर, क्योंकि अदरवाइज बहुत सारे बच्चों का मिस आउट हो जाएगा। हाँ, हम नहीं चाहते ना मिस आउट होए। हाँ तो चलो जल्दी जल्दी शेयर कर दो। यस एवरीबॉडी, ओके, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ आई कैन सी नाउ। लारा आप कहाँ थे इतने दिन से? शेयर करता हूँ, करो करो। हाय अंकुर, थैंक यू। हाय अमन, गुड मॉर्निंग। शिवानी बच्चे, आई हैव ऑलरेडी विश्ड यू गुड मॉर्निंग ट्वाइस। हाँ आप गुड मॉर्निंग बड़े वाला, ठीक है। हाय अदिति पटेल, वेलकम, गुड मॉर्निंग। चल ओके, नो इश्यूज। हाय जिन्नत, गुड मॉर्निंग। सो कर दे स्टार्ट, रेडी, स्टार्ट कर दे फटाफट से रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। ऑल राइट, लेट्स बिगिन नाउ। सो स्टूडेंट्स, हाँ जी, रेप्लिकेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स? रेप्लिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर आपका जो डीएनए होता है, ठीक है, जो डीएनए होता है उसकी एक सेम न्यू स्ट्रैंड उसके जैसा रेप्लिका फॉर्म होएगा। क्या होएगा? उसके जैसा सेम एक स्ट्रैंड फॉर्म होता है। एंड वो कैसे फॉर्म हो जाता है, रेप्लिका कैसे फॉर्म हो जाता है? ड्यू टू द कॉम्प्लीमेंटैरिटी। सिंपल सी बात होती है कि मान लो अगर ये रेड वाले डीएनए का सीक्वेंस पता होता है, सीक्वेंस तो पता ही है, ठीक है, यहाँ पे कुछ न कुछ आपके न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, मान लो ए टी टी जी जी सी जी ए, ऐसा सा कुछ सीक्वेंस है। तो इसका बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस यहाँ इसके सामने सिंथेसाइज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द पॉलीमरेज एंजाइम। ओके, सो ए का ऑपोजिट क्या सिंथेसाइज हो जाएगा? ए का ऑपोजिट क्या होता है? टी, टी का ऑपोजिट ए जी का ऑपोजिट सी, देन जी जी एंड टी। सो कॉम्प्लीमेंटैरिटी, व्हाट इज द बेसिस ऑफ रेप्लिकेशन? रेप्लिकेशन होता कैसे है? सो प्रिंसिपल क्या होता है रेप्लिकेशन का? दैट इज द कॉम्प्लीमेंटैरिटी ऑफ द सीक्वेंसेस, है ना। आप लोगों को डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड नेचर पता है, ठीक है, सो बिल्कुल वैसा ही होता है। फाइन, हाय अंजलि, वेलकम। ओके, सो इसी के बेसिस पे हम देखेंगे कि कैसे डीएनए रेप्लिकेट करते हैं। अब मुझे क्या कोई बता सकता है कि रेप्लिकेशन की जरूरत क्यों होती है? Why is replication required? जरूरत ही क्यों है रेप्लिकेशन की? What is the need of replication? कौन बताए?
हाँ, एनीबडी, एनी आइडिया? व्हाई डू वी नीड रेप्लिकेशन? हाय उपासना। रेप्लिकेशन की जरूरत फॉर कॉपिंग। क्या कॉपी करने के? रेप्लिकेशन का मतलब ही कॉपिंग होता है। क्यों कॉपी क्यों करना पड़ता है डीएनए को? have you people heard about the cell cycle, the cell division? बच्चे, हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ग्रोथ कैसे होती है? सेल का जो नंबर होता है वो डिवाइड करते हैं, ठीक है। और जब सेल डिवाइड करते हैं तो आप लोगों ने वहां पे एक चीज सुनी है कि न्यूक्लियस डिवाइड करता है, जो माइटोसिस होता है। तो सिंपली क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड करता है और उसके बाद में वो तो है ही गैमीट्स की फॉर्मेशन के लिए, तो बच्चा है ही, बट नॉर्मली भी आपके सेल के अंदर जब डिवीजन होती है तो वहां पे रेप्लिकेशन की जरूरत पड़ती है। जब सेल डिवाइड करेगा, उसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, तो न्यूक्लियस डिवाइड करने के बाद में दोनों सेल्स के अंदर आधे आधे न्यूक्लियस नहीं जाते, बराबर जाते। तो जो वो आधा आधा सेट होता है ना, वो अपना एक कॉपी बनाता है वहां पे, और उसके बाद में आपका वहां पे रेप्लिकेशन होता है। एग्जैक्टली। हाय अभिषेक। फाइन स्टूडेंट्स। सो फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक सेल है, ठीक है। इट विल बी हैविंग द न्यूक्लियस। इसके अंदर मान लो ये आपके क्रोमोसोम है, ठीक है। तो जब भी ये डिवाइड करता है माइटोसिस से, जब भी ये डिवाइड करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चे? सिंपली दो न्यूक्लियस आ गए। तो बच्चे इसके पास में ये आधा आधा पेरेंट से न्यूक्लियस जाता है और आधा आधा ये अपना खुद का सिंथेसाइज करता है, ठीक है। आधा ये खुद का सिंथेसाइज करता है, तभी यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर बराबर होता है। अगर ये 2n है तो ये 2n होने के लिए यहाँ पे इसको अपना एक खुद का डीएनए सिंथेसाइज करना पड़ेगा। और ये होता है सेल साइकिल के एस फेज में। आप लोगों ने सेल साइकिल पढ़ी है ना? सो देर इज एन एस फेज ऑफ द सेल साइकिल, जिसे हम सिंथेसिस फेज भी कहते हैं, जहां पे आपका रेप्लिकेशन होता है, डीएनए सिंथेसाइज होता है। आई बात समझ में? तो वहां पे रेप्लिकेशन की जरूरत पड़ती है, इसलिए डीएनए की रेप्लिकेशन की जरूरत पड़ती है बॉडी के अंदर। फाइन। नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक एंड आई विल बी टेलिंग यू द, हाँ जी, मैं आपको यहाँ पे अभी डेफिनेशन बताऊं। सो द एक्शन और द प्रोसेस ऑफ ड्यूप्लीकेशन ऑफ डीएनए। बच्चे, जो डीएनए का जो ये ड्यूप्लीकेशन हो रहा है, उसकी जो कॉपी बन रही है, इसी प्रोसेस को, नो प्रॉब्लम शबनम, इसी प्रोसेस को हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है। जो ये यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है, जहाँ पे डीएनए आपका डुप्लीकेट कर रहा है, डीएनए की कॉपी बन रही है, इसी को हम क्या कहते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन। हाय माफिया, वेलकम। चलो, सो सी हियर, ये इतना प्यारा सा जिफ है, एक बार जरा इसको देखो। ये पेरेंट स्ट्रैंड है, दो स्ट्रैंड अलग हो गए। अब देखो दोनों की अपनी अपनी कॉपी फॉर्म हो रही है। कैन यू सी? एक न्यूक्लियोटाइड जो है 3 प्राइम एंड पे ऐड होता जा रहा है एंड द कॉपी इज बीइंग फॉर्मिंग। देख लिया सबने? जिफ देखा ये? सबने देखा ये? ना ना, अब जोक नहीं बच्चे, जोक वाला क्लास ओवर हो गई है। हाँ, अब पढ़ेंगे शांति से। वैसे भी मॉलिक्यूलर बेसिस है, तो आज ज्यादा मस्ती मजाक नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बोर्ड एग्जाम्स वालों के लिए तो है ही। चलो, नाउ बच्चों देखो, ये हमारे वॉटसन और क्रिक है। इन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ओके, हाय वासुप्रिया। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। एंड उसके अलावा भी बच्चे, जब इन्होंने डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को पढ़ा था ना, तो उन्होंने एक स्कीम प्रपोज की। उनको डीएनए का स्ट्रक्चर देख के ये बात समझ में आ गई थी कि वहां पे कुछ ना कुछ रेप्लिकेशन जैसा तो चलता ही चलता है, ठीक है। सो दे सेड they had immediately proposed a scheme for replication also. उन्होंने रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए की भी एक स्कीम प्रपोज की आफ्टर प्रपोजिंग द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए।
ठीक है। हाय गार्गी, हाय क्रेजी गर्ल, आ जाओ भाई। फाइन स्टूडेंट्स, देन रेप्लिकेशन मैकेनिज्म। देखो बच्चों, रेप्लिकेशन में सिंपली क्या होता है, ये आपका इस तरह से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों स्ट्रैंड जो हो गए वो सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए ना, तो ये यहाँ पे स्ट्रैंड जो है वो सिंगल हो चुके हैं, ठीक है। बोथ ऑफ दीज स्ट्रैंड्स आर सिंगल है, ठीक है। ये स्ट्रैंड्स दोनों क्या हो गए, सिंगल हो गए, सिंगल स्ट्रैंड्स। अब क्या होएगा बच्चे, दोनों का अपना अपना क्या होएगा, अपना अपना स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो जाएगा, ठीक है। दोनों का अपना अपना स्ट्रैंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंथेसाइज हो जाएगा, ठीक है बच्चे। सो दिस न्यू स्ट्रैंड दैट विल बी सिंथेसाइज्ड हियर ऑन बोथ द सिंगल स्ट्रैंड्स, ये आपके न्यूली फॉर्म्ड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स या डबल स्ट्रैंड्स कह सकते हैं। सो इनको हम, these are the newly synthesized DNA, ठीक है। ये न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए, और ये क्या है बच्चे, ये क्या है, दिस इज द पेरेंट डीएनए हियर, है ना। ये क्या था, ये पेरेंट डीएनए था। तो पेरेंट डीएनए था डबल स्ट्रैंडेड, इन दोनों की स्ट्रैंड्स हुए सेपरेट, और दोनों से सिंगल सिंगल स्ट्रैंड्स आते हैं, और फिर इन दोनों सिंगल सिंगल स्ट्रैंड पे एक न्यू क्या हो जाती है बच्चे, एक न्यू डीएनए यहाँ पे सिंथेसाइज हो जाता, ठीक है। क्लियर, आ गई सबको बात समझ में? इज इट क्लियर विद एवरीबडी? ओके, सो सी, अभी देखो दोबारा आपको इमेज दिख रही है, उससे आपको क्लियरली समझ आएगा। ये देखो, ये आपके डबल स्ट्रैंड है, इस तरह से यहाँ पे सिंथेसिस हो रहा है, एंड ये देखो इस तरह से एक सिंगल स्ट्रैंड के ऊपर ये आपका ब्लू कलर का क्या दिखाया हुआ है, दिस इज द डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, दिस इज द डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, इसके ऊपर सिंथेसिस करता है इस तरीके से, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड्स को वन बाय वन करके ऐड करता जाएगा, और आपका एक नया डीएनए यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा बहुत आसानी से। आ गई बात समझ में? यस, द न्यू डीएनए विल बी फॉर्म्ड। फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। यस बेटा, देखो ये वाला जो टॉपिक है ना, डीएनए की जो रेप्लिकेशन मशीनरी होती है और जो यहाँ एंजाइम्स होती है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको समझ लेते हैं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो डीएनए की जो मशीनरी है, मशीनरी यानी कि ये एक तरह से यहाँ पे फैक्ट्री काइंड ऑफ चल रही है ना। इट्स अ फैक्ट्री वेयर द न्यू डीएनए आर बीइंग सिंथेसाइज्ड, जहां पे न्यू न्यू डीएनए सिंथेसाइज हो रहे हैं, ओके। सो इट्स अ काइंड ऑफ फैक्ट्री गोइंग ऑन, एंड यहीं पे हमें ये समझना है कि हाँ, इस फैक्ट्री के अंदर कौन कौन सी मशीन्स लगी हुई हैं, ओके, एंड किस तरह से एक न्यू डीएनए यहाँ पे सिंथेसाइज हो रहा है। सो let me tell you what are the things those are included here as the machinery. So सबसे पहले तो हमें एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए तो चाहिए ही चाहिए, है ना, जिससे रेप्लिकेशन होएगी, that is for sure. So we need a double stranded DNA. Then we need a certain enzymes. हमें यहाँ पे कई सारे enzymes चाहिए होते हैं. So I'm naming them one by one. We need a polymerase enzyme. We need this helicase enzyme. ठीक है, वी नीड द प्राइमेज एंजाइम। ये सारा मशीनरी है, ये सारे एंजाइम्स इनके मशीन के अंदर आते हैं, दीज आर ऑल द पार्ट्स ऑफ द मशीन्स है, ओके फाइन। द प्राइमेज एंजाइम इज हियर, then this is the DNA polymerase enzyme, the main enzyme is the DNA polymerase enzyme. Then students we have, इसके अलावा यहाँ पे हमारे ये इस तरह से येलो कलर के प्रोटीन्स दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं SSB. These are the single strand binding proteins. Thank you श्रीराम, thank you so much. Yeah, single stranded proteins है ये. Then we have the DNA ligase enzyme here. Then we have this topoisomerase enzyme here. ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे चाहिए होती है, ये सारा का सारा मशीनरी चाहिए
एंड जो बेसिक चीज है वो क्या होती है कि आपका यहाँ पे एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होना चाहिए। ठीक है। यस बच्चे, मैंने अपना ब्रेकफास्ट करके ही बैठी हूँ, आप लोग खा पी के आए हो ना, क्योंकि क्लास चलेगी थोड़ी लंबी, सो यू पीपल नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी टू सिट टिल 12। ठीक है। हाँ, तो 10 बजे से पहले अपना ब्रेकफास्ट कर लिया करो जब 10 बजे की क्लास होती है। टुडे इज द फर्स्ट क्लास सिद्धार्थ, ओके कूल। सो स्टूडेंट्स देखो बच्चे, ये आपका डीएनए जो होता है ना, ये इस तरह से एक रेप्लिकेशन फॉर्क फॉर्म करता है। क्या करता है? एक रेप्लिकेशन फॉर्क। फॉर्क होते हैं कांटा, जिससे आप लोग नूडल्स खाते हो ना, ऐसे होते हैं ना नूडल्स खाने वाला कांटा। ठीक है, मैंने थोड़ा अजीब सा बना दिया है, ओके। सो इस तरह से होता है आपका नूडल्स जिससे आप खाते हो। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा सा ही स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, ऐसा। ओके, ये ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाते हैं जहां पे ये दो डबल स्ट्रैंड्स होते हैं और ये इधर आके ऐसे खुल जाते हैं। बेटा देखो, जब डीएनए की एक न्यू सिंथेसिस करनी होती है ना, तो डीएनए रहता है इस तरह से डबल स्ट्रैंडेड, इंटैंगल्ड। अब वो इंटैंगल्ड के अंदर न्यू स्ट्रैंड नहीं फॉर्म हो सकता, उसको खोलना पड़ता है, और इसको हम बोलते हैं अनजिपिंग ऑफ द डीएनए। जैसे जिप होती है ना, जिप को जब खोलते हैं तो दो स्ट्रैंड्स उसके अलग हो जाते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही है, ये जिप जैसा, ओपन जिप जैसा ये स्ट्रक्चर यहाँ फॉर्म होता है। और यहाँ पे हमें डीएनए की अनजिपिंग करनी पड़ती है, यानी कि उसको खोलना पड़ता है, तभी वहां पे हम इन दोनों स्ट्रैंड से, ये पेरेंट सिंगल स्ट्रैंड हो गया है ना, ये पेरेंट सिंगल स्ट्रैंड है, और ये भी, ये दूसरा वाला है। ठीक है, ये दीज आर द पेरेंट सिंगल स्ट्रैंड्स, तभी हम इन सिंगल स्ट्रैंड्स के ऊपर एक न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर पाएंगे। हाय अंकुर, वेलकम टू द क्लास। ओके, क्लियर ये बात? फाइन। सो या दिस इज द अनजिपिंग गोइंग ऑन। बच्चे देखो, यहाँ पे आपके जो ये दो स्ट्रैंड्स आते हैं, इनमें से एक होता है लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, दिस इज द लीडिंग स्ट्रैंड हियर एंड दिस वन इज द लैगिंग स्ट्रैंड। नाउ लीडिंग और लैगिंग इनको क्यों बोलते हैं? लीडिंग स्ट्रैंड बच्चे हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वाला जो स्ट्रैंड है ना, इसकी पोलैरिटी कुछ इस तरह होती है। व्हाट इज द पोलैरिटी हियर? 3 प्राइम से लेके, कैन यू सी, इसका एक एंड पे 3 प्राइम है। ठीक है, तो यानी कि इसका जो थर्ड कार्बन होता है ना, वो फ्री रहता है। ठीक है, इसका थर्ड कार्बन फ्री रहता है, सो इसीलिए यहाँ पे 3 प्राइम एंड इसको मार्क करते हैं। हाय ध्रुव, वेलकम बच्चे। और इसका ये वाला जो एंड है, दिस इज द 5 प्राइम एंड। फाइन, हाँ जी। सो इसकी वजह से बच्चे यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जब रेप्लिकेशन करेगा और एक नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज करेगा, तो डीएनए पॉलीमरेज हमेशा, बच्चे ये बात याद रखनी है, जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो हमेशा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में सिंथेसिस करता है, दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसका डायरेक्शन हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम ही रहता है। ठीक है, यस, इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। फाइन, सो दैट इज वाई यहाँ पे ये वाला जब डीएनए पॉलीमरेज आके यहाँ पे बैठेगा, तो इसके लिए इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहुत ही सीधे 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 तरीके से ये एक कॉन्टिन्यूस तरीके से पूरा का पूरा लंबा स्ट्रैंड यहाँ पे फॉर्म कर देगा, है ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कुछ आ ही नहीं रही है। सिंपली इसने क्या किया, अपना काम करता गया, न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता गया एंड एक कॉन्टिन्यूस तरीके से यहाँ पे इसने क्या किया, it has added the nucleotides and a single strand is formed here. ठीक है, तो जहां पे कॉन्टिन्यूस सिंथेसिस होती है बिना किसी डिस्टर्बेंस के, ओके, बिना किसी डिस्टर्बेंस के कॉन्टिन्यूस सिंथेसिस चलती है और एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड फॉर्म हो जाता है, इसे हम क्या कहेंगे बच्चे? वी विल कॉल इट एज लीडिंग स्ट्रैंड। आई बात समझ में सबको? हाँ बच्चे, डीएनए तो रेप्लिकेट कर ही रहा है ना, डीएनए की रेप्लिकेशन ही तो चल रही है। ठीक है, क्लियर? आ गई सबको बात समझ में? हाँ जी श्रीराम, क्या क्वेश्चन है?
कहाँ से पढ़ाती हूँ बच्चे? एनसीईआरटी से ये सारा, कुछ भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं है। 2-3 एंजाइम्स एक्स्ट्रा बताऊंगी मैं, उसके अलावा ये सब एनसीईआरटी में दिया है। ठीक है, ओके, क्लियर? हाँ जी, किसी को कोई डाउट इसमें? लीडिंग स्ट्रैंड क्यों कहा जाता है? आ गई बात समझ? चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम लैगिंग स्ट्रैंड पे। बेटा लैगिंग स्ट्रैंड में क्या हो रहा है ना, ये आपका लैगिंग स्ट्रैंड है, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप लोग बोलते हो ना, मैम क्लास में लैग हो रहा है, बोलते हो ना मैम लैग हो रहा है, लैग हो रहा है। सो लैग इज व्हाट? कोई चीज रुक रुक के होना। जब आपकी वीडियो रुक रुक के चलती है, बफरिंग होती है, तो आप बोलते हो मैम लैग हो रहा है। यस, सो यहाँ पे इसी तरीके से रेप्लिकेशन में लैगिंग चलती है ना। जो आपका यहाँ पे डीएनए का स्ट्रैंड होता है वो छोटे 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 पीस में फॉर्म होता है इस तरह से। छोटा सा ये हुआ, फिर रेप्लिकेशन रुक गया, फिर छोटा सा हुआ, फिर रेप्लिकेशन रुक गया, फिर छोटा सा हुआ, फिर रेप्लिकेशन रुक गया। सो यहाँ पे क्या चल रहा है ना, यहाँ पे लैगिंग चल रही है। अच्छा प्लेस पूछ रहे हो बच्चे? घर से ही पढ़ाते हैं, आई एम टीचिंग फ्रॉम माई होम ओनली। ओके, सो दीज आर द डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड्स। यहाँ पे ये जो स्ट्रैंड्स फॉर्म हुए हैं ये कैसे हैं? डिसकंटिन्यूअस है। थैंक यू सो मच माया। हाँ जी, डुओ प्लेयर्स क्या डाउट है बताओ आपका? हाँ जी बताइए, व्हाट इज योर डाउट? डाउट्स नहीं रखने, डाउट्स अपने क्लियर कर लिया करो। क्या डाउट है बताओ? अरे बेटा, मेरी सुंदरता की तारीफ हर क्लास में करते हो, आज की क्लास में पढ़ लो, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में कि तमसा मैम कितनी सुंदर है। हाँ, मुझे लगा कुछ सच में डाउट पूछोगे। चलो पढ़ लो अब। फाइन। सो ये डिसकॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड जो है बच्चे, इस तरह से यहाँ पे आपके छोटे 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 पीसेस में फॉर्म होएगा। एंड इन पीसेस को हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। ठीक है, इन पीसेस को हम क्या बोलते हैं? वी हैव गिवन अ नेम टू देम ऑन द बेसिस ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड देम। on the name of the scientist who discovered them, we call them as Okazaki fragments। ठीक है, इन्हें ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं। और बच्चे ये वाला जो स्ट्रैंड रहेगा जहां पे डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस चल रहा है, इस स्ट्रैंड को हम क्या कहते हैं? लैगिंग स्ट्रैंड। अब बच्चे एक चीज और ध्यान से सुन लो, क्या कोई यहाँ पर मुझे ऐसा बच्चा है जो बता सकता है कि यहाँ पर पॉलीमरेज एंजाइम ने पीसेस क्यों फॉर्म किए, एक कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस क्यों नहीं किया? कैन एनीबडी टेल मी हियर? कोई भी बता सकता है यहाँ पे मुझे? वैसे मैंने ये समझाया हुआ है पहले, तो जिस भी बच्चे ने पहले मेरी क्लासेस ध्यान से सुनी होंगी वो बता सकते हैं। हाँ जी बताओ। यस एनीबडी? हाँ, क्यों हो रहा है डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस, यही क्वेश्चन है मेरा काजल। दैट इज द क्वेश्चन, व्हाई द डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस इज हैपनिंग हियर। Dhruv, my question is, what is the reason that on this lagging strand discontinuous synthesis is happening? Yes, बच्चे I am from Delhi, अब पढ़ लो यार श्री राम। हाँ जी फटाफट से बताओ जल्दी से। हाय मुर्ताजा, वेलकम। DNA can replicate. Anybody else? Lara, do you want to answer? Mane? हाँ जी शिवानी, do you want to answer? Anybody? प्रीतम बताओ। Shabnam, the question is why the discontinuous synthesis is happening on this strand. What is the reason that the DNA is? No, your answer is not correct, bachche. I need a correct explanation for this.
रेप्लिकेशन फॉर क्या? ड्यू टू रेप्लिकेशन फॉर नो आइडिया। चलो सबने हार मान ली। ओके आई एम टेलिंग यू नाउ। सो देखो बच्चे, डीएनए पॉलीमरेज जैसा कि मैंने बताया, इसकी जो डायरेक्शन होती है ना रेप्लिकेशन की, वो हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम ही रहती है। ठीक है, हमेशा। यस, हमेशा जो डायरेक्शन होती है वो 5 प्राइम से नहीं, इट ओपन स्लोली नहीं बेटा। ओपन तो दोनों स्ट्रैंड के लिए सेम ही टाइम पे हो जाएगा ना। स्ट्रैंड्स तो दोनों ही खुले रहेंगे, दोनों ही अवेलेबल होंगे। सो ओपनिंग इज नॉट द रीजन। वो तो बाद में होएगा, माने कि आरएनए प्राइमर्स वहां पे ऐड हो रहे हैं। आरएनए प्राइमर्स तो आपके लीडिंग स्ट्रैंड पे भी ऐड होते हैं। ठीक है, रीजन ये होता है कि डीएनए पॉलीमरेज का जो डायरेक्शन है वो फिक्स्ड है। दैट इज अ फिक्स्ड डायरेक्शन। 5 प्राइम से 3 प्राइम डीएनए पॉलीमरेज करेगा ही करेगा। अब यहाँ पे ये जो लैगिंग स्ट्रैंड है, लैगिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या हो जाती है? लैगिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी हो जाती है बच्चे 5 प्राइम से 3 प्राइम। ठीक है, लैगिंग स्ट्रैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम है और डीएनए पॉलीमरेज भी 5 प्राइम से 3 प्राइम करता है। तो यानी कि अगर आपका लैगिंग स्ट्रैंड ऐसे जा रहा है तो आरएनए डीएनए पॉलीमरेज को ऐसे रेप्लिकेशन करनी पड़ेगी। बात समझ में आई? डू यू गेट इट? तो डीएनए पॉलीमरेज को उल्टी डायरेक्शन में बैठ के तब वहां पे उसका रेप्लिकेशन करना पड़ेगा। और यहाँ पे डीएनए जो है वो खुल किधर रहा है? इस तरफ खुल रहा है, इसका फेस यहाँ खुल रहा है। डीएनए ऐसे ओपन हो रहा है ना? कोई चीज ऐसे खुल रही है आगे की तरफ और पॉलीमरेज को पीछे की तरफ जाना है, पीछे की तरफ जाके रेप्लिकेशन करनी है। तो जैसे जैसे ये थोड़ा 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 खुलता रहेगा, वैसे वैसे आपका एंजाइम छोटे 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 पीसेस को आगे रेप्लिकेट करता जाए। बात समझ में आई? ऊपर वाले केस में क्या था? इसी डायरेक्शन में डीएनए खुल रहा था, इसी डायरेक्शन में डीएनए मजे से जा रहा था। यू गेट इट? मैं दोबारा पूरी स्क्रीन को क्लियर कर रही हूँ। आप मेरी बात को यहाँ पे जो मैं एरोज बनाऊंगी उसको ध्यान से देखना, समझ आ जाएगा। डीएनए इस डायरेक्शन में खुल रहा है, तो जब पॉलीमरेज आगे बढ़ता जाएगा और ये डीएनए आपका आगे की तरफ खुलता जाएगा। सो एक कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड तो बनेगा ना यहाँ पे। लेकिन उल्टे वाले स्ट्रैंड पे, इस वाले स्ट्रैंड पे क्या हो रहा है? डीएनए अभी भी यहीं खुल रहा है लेकिन रेप्लिकेशन इस डायरेक्शन में करनी है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज 5 प्राइम से 3 प्राइम करता है। तो ये बार बार ये क्या करेगा? मान लो इसने इतना स्ट्रैंड किया, फिर यहाँ से थोड़ा सा डीएनए खुला, वापस उठ के आएगा यहाँ पे, फिर वापस उठ के इधर आएगा, फिर वापस उठ के आगे जाएगा। तो ये छोटा 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 स्ट्रैंड ही यहाँ पे क्या कर पाएगा? फॉर्म कर पाएगा। अब बात समझ में आई? यस, डिड यू अंडरस्टूड? योर लॉजिक समझ आया? सिंपल लॉजिक है बेटा, बहुत ही सिंपल लॉजिक है, कॉमन सेंस वाली बात है यहाँ पे। ठीक है, एंड दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की डायरेक्शन होती है फिक्स्ड। ये अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता है, ये हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम ही रहेगी। ओके, क्लियर? सबको समझ आ गया? फाइन। नाउ एक और चीज, आप लोगों ने प्राइमेज की बात की है बहुत सारे बच्चों ने। तो बेटा प्राइमेज जो होता है, प्राइमेज का काम सिर्फ इतना होता है, किसी भी रेप्लिकेशन से पहले डीएनए पॉलीमरेज को एक छोटा सा स्टार्टर चाहिए होता है। ठीक है, एक छोटा सा उसको स्टार्टर चाहिए होता है, तभी वो वहां पे रिकॉग्नाइज करके जो है फर्दर न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर सकते हैं। और ये होता है आपकी छोटी सी यहाँ पे आरएनए की एक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। इट्स अ स्मॉल सीक्वेंस ऑफ आरएनए which is attached by another enzyme जिसे हम बोलते हैं आरएनए प्राइमेज एंजाइम। तो यहाँ पे प्राइमेज एंजाइम जो होता है वो क्या करता है? छोटे छोटे यहाँ पे आरएनए के सीक्वेंस को अटैच कर देता है, जो कि एक प्राइमर की तरह काम करेगी। अब ये क्या है? ये आपका प्राइमर है।
तो जब प्राइमर अटैच हो जाते हैं इसके बाद आपका डीएनए पॉलीमरेज इस सीक्वेंस को एनालाइज करके आगे की पूरी स्ट्रैंड को सिंथेसाइज कर देता है। और यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पे आपका आरएनए ऐसे छोटे छोटे ब्रेक्स में लगते हैं, यहाँ पे लगेगा थोड़ा सा, फिर यहाँ पे लगेगा, फिर यहाँ पे लगेगा, क्योंकि यहाँ पे तो वैसे भी डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रही है। ठीक है, यहाँ पे एक ही बारी लगता है, यहाँ पे छोटे छोटे डिस्टेंस में आके आरएनए प्राइमेज आपका प्राइमर्स लगाता है और फिर आपका डीएनए पॉलीमरेज पीछे से आके उसको रेप्लिकेट कर देगा, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स फॉर्म कर देगा। ठीक है, हाय मेगा बच्चे, वेलकम, कोई दिक्कत नहीं है लेट हो गए तो। अब देखो एनिमेशंस को थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे ये सारी एनिमेशंस मैंने खुद से डाली है। देखो ये आपका जो डीएनए होता है ना, इसको अनजिप करने के लिए देयर इज वन मोर एंजाइम। डीएनए खुलता किसकी मदद से है, हेलिकेज एंजाइम की मदद से खुलता है। सो दिस इज ओपनिंग द डीएनए, और वी कैन सिंपली से ये अनजिपिंग कर रहा है डीएनए की। ठीक है, ये डीएनए को खोलता है और इस एंजाइम को हम बोलते हैं हेलिकेज एंजाइम। ठीक है बच्चे, क्लियर। नाउ ये आपका प्राइमेज एंजाइम लीडिंग स्ट्रैंड पे आया, इसने क्या किया, यहाँ पे प्राइमर अटैच कर दिया, ये आपका प्राइमर यहाँ अटैच हो गया। अब क्या आएगा, अब इसके बाद में यहाँ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा, और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पे क्या करेगा, इस तरह से कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस करेगा। ठीक है, और एक पूरा का पूरा स्ट्रैंड यहाँ पे फॉर्म कर देगा। ठीक है, देन सेम चीज बच्चे ऑपोजिट स्ट्रैंड पे यानी कि लैगिंग स्ट्रैंड पे भी हो रही है। यहाँ पे प्राइमेज एंजाइम आया, इसने डीएनए पॉलीमरेज ने आके सिंथेसिस किया, इतना सा स्ट्रैंड लगाया, फिर वापस प्राइमेज एंजाइम आया, इसने क्या किया, प्राइमेज एंजाइम आया बच्चे, और फिर दोबारा से यहाँ पे ये स्ट्रैंड सिंथेसाइज हुआ, एंड सेम थिंग हैपेंस एवरी टाइम। सो इस तरह से बच्चे आपके यहाँ पे फ्रैगमेंट्स छोटे छोटे फॉर्म हो जाते हैं, और इन्हीं को हम ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं। ठीक है, वी कॉल देम एज ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। फाइन, ये देखो बच्चे, जब आपका एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे 2-3 एक्स्ट्रा चीजें बता रही हूँ जो आपकी एनसीईआरटी में शायद नहीं दिया है, बट नीट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो बच्चों, जब आपके डीएनए सेपरेट होते हैं ना, तो दोनों स्ट्रैंड से लहर रहे होते हैं, है ना। ऐसा मानो कि 2 धागे हैं, 2 रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स है, तो वो क्या करेंगे, जब वो सेपरेट हो जाएंगे तो वो अपनी मर्जी से इधर उधर डायरेक्शन में तैर रहे होंगे, राइट। तो उनको पकड़ के रखना जरूरी होता है, तभी उनके ऊपर एंजाइम्स काम कर पाते हैं। तो इसलिए ये सिंगल सिंगल स्ट्रैंड्स को पकड़ के रखने के लिए, एक पोजीशन पे रखने के लिए कुछ प्रोटीन्स आके यहाँ पर इन पे ऐसे बाइंड हो जाते हैं। ठीक है, दोनों स्ट्रैंड पे बाइंड होंगे, लीडिंग पे भी और लैगिंग पे भी, और इनको हम बोलते हैं SSB, यानी कि सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। व्हाट डू वी कॉल देम एज, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। ठीक है, क्लियर हुई बात, डन। क्या बच्चे, हाँ एग्जैक्टली वही मैंने कहा मेगा। ठीक है बच्चे, क्लियर। एंड जो आपका डीएनए है ना बच्चे, यहाँ पे डीएनए जो होता है इस तरह से तोड़ा मोड़ा, जो भी ये डीएनए है, ये आगे जाके इसके अंदर और ज्यादा कॉइलिंग दिखती है, और ज्यादा इंटैंगलिंग दिखती है, जिसे हम सुपर कॉइलिंग कहते हैं। तो ये जो सुपर कॉइलिंग होती है, ये सारी की सारी सुपर कॉइलिंग को खोलने की जरूरत पड़ती है, उसका काम होता है आपका टोपोआइसोमरेज एंजाइम की मदद से। ठीक है, देयर इज अनदर एंजाइम व्हिच इज नोन एज टोपोआइसोमरेज। फाइन, और बच्चों एक और चीज, ये डिसकंटिन्यूअस जो यहाँ पे फ्रैगमेंट्स फॉर्म हुए हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स फॉर्म हुए हैं, ये किसी काम के नहीं है। मतलब छोटे छोटे टुकड़ों का क्या ही करेगी सेल के अंदर, बॉडी इनका कुछ नहीं कर पाएगी, है ना।
तो इसलिए इन सारे टुकड़ों को जोड़ के एक सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म करने की जरूरत पड़ जाती है, एंड दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ अनदर एंजाइम व्हिच इज नोन एज, कौन बताएगा बेटा? ऐसे कोई नंबर नहीं होता, जितना भी स्ट्रैंड होता है उनपे सारे के सारे प्रोटीन्स आके अटैच हो जाते हैं, ठीक है? कोई फिक्स्ड नंबर नहीं होता ये कि इतने ही प्रोटीन्स आके अटैच होंगे। हाँ जी बच्चे, ये बताओ, tell me here, what is that enzyme which is going to join all these छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स? ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को ज्वाइन कौन करता है? कौन सा एंजाइम? जोड़ने की बात आ गई ना, डीएनए को जोड़ने की बात, तो मैंने एक ही एंजाइम बताया हुआ आप लोगों को। हाय एलेक्स, हाँ जी, चलो जल्दी से बताओ। वेरी नाइस वासुप्रिया, दैट इज योर डीएनए लाइगेज एंजाइम। ओके, डीएनए लाइगेज एंजाइम आके क्या करता है, इन सारे छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स को एक साथ जोड़ देता है। फाइन, वेरी नाइस, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो सी, ये पर्पल कलर का एंजाइम दिख रहा है, ये एंजाइम आएगा और इन सारे ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को एक साथ जोड़ देगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया बच्चे, डीएनए में आगे की तरफ क्या होती है, सुपर कॉइलिंग होती है, यानी कि डीएनए ऐसा रहेगा ना, फॉर एग्जाम्पल आपका ये डीएनए है, ठीक है, ये कोई भी डीएनए का स्ट्रैंड है बच्चे, आगे जाके ये और ज्यादा इंटैंगल्ड होता है, मतलब इतना ज्यादा इंटैंगल्ड होता है तो धीरे धीरे इसको खोलने की जरूरत पड़ती है। तो ये अनजिपिंग इसकी करता है हेलिकेज एंजाइम। अनजिपिंग कौन करेगा? हेलिकेज एंजाइम। और यहाँ पे जो ये टैंगलिंग होती है डीएनए की, टैंगलिंग को खोलने का काम कौन करता है? हाँ, ये जो टैंगल डीएनए है इसको खोलने का काम कौन करेगा? ये वाला एंजाइम, ठीक है, इसको हम बोलते हैं टोपो आइसोमरेज एंजाइम, ठीक है, वी कॉल इट एज टोपो आइसोमरेज। बेटा सबको मशीनरी समझ में आ गई रेप्लिकेशन की? कोई इशू है यहाँ तक? सारे एंजाइम समझ में आ गए? क्लियर हो गई सारी बात? यस और नो? आया है समझ में या दिक्कत है? कोई डाउट नहीं है? चलो बहुत बढ़िया। ये एक बार इस जिफ को देखो जरा, ये डीएनए का सिंथेसिस बताया है लीडिंग स्ट्रैंड पे। देखो बेटा, इससे प्यारा जिफ नहीं मिलेगा कहीं पे भी। आई मीन हो सकता है, बट सी मेरी स्लाइड्स में ये सबसे प्यारा जिफ है। एक बार इसको देखो, ये आपका प्राइमेज एंजाइम ने पिंक कलर का ये दिख रहा है, ये पिंक कलर का क्या है? प्राइमर है, ठीक है, दिस इज द प्राइमर। ये प्राइमेज एंजाइम आया येलो वाला, इसने प्राइमर को अटैच किया, और अब ये जो है ये डीएनए पॉलीमरेज है। डीएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है? धीरे धीरे यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करता जा रहा है। आ गई बात समझ में? तो ये कॉन्टिन्यूस तरीके से पूरा एक सिंगल स्ट्रैंड यहाँ पे फॉर्म कर देगा। सो दिस इज द डीएनए सिंथेसिस व्हिच इज हैपनिंग ऑन द लीडिंग स्ट्रैंड। आरएनए पॉलीमरेज नहीं है बच्चा, ये डीएनए पॉलीमरेज है। आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन में आता है। डन, क्लियर, आ गया सबको समझ में? अब ये वाला देखो, लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर डीएनए का सिंथेसिस यहाँ लैगिंग स्ट्रैंड पे चल रहा है। इसको देखो इसको देखो एक बार बेटा, यहाँ पे ये सेम चीज जो मैंने आपको बताई थी वही दिखाई है कि आपका डीएनए का अनजिपिंग इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, लेकिन लैगिंग स्ट्रैंड पे पॉलीमराइजेशन ऐसे होएगी, है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इसलिए पॉलीमरेज पीछे से आके क्या कर रहा है? छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स को फॉर्म करता है। आ गई बात समझ में? हाँ जी ध्रुव, क्या डाउट है बताओ? यस, व्हाट इज योर डाउट? बेटा महक, मेरी क्लास का जो टाइम होता है वैसे तो 7 बजे होता है, ठीक है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे
बट आज और कल आपकी सुबह 10 से 12, क्योंकि आज सैटरडे है ना और कल संडे है, तो 10 से 12 आपकी एक वो चल रही है, ये एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की। बेटा क्लियर हो गया ये सबको? यस, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज। कौन सी डायरेक्शन चेंज करनी है बताओ ध्रुव, किसकी डायरेक्शन की बात कर रहे हो? ये स्ट्रैंड्स की डायरेक्शन तो चेंज नहीं होंगी, एक 3 प्राइम से 5 प्राइम होएगा, एक 5 प्राइम से 3 प्राइम, वो तो चेंज नहीं हो सकता। और पॉलीमरेज की डायरेक्शन भी फिक्स्ड होती है, पॉलीमरेज चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम में ही क्या करता है, रेप्लिकेशन करता है। तो यहाँ पे किसकी डायरेक्शन चेंज करवानी है पहले ये बताओ मुझे। द ब्लू डॉट, एंजाइम की। बेटा एंजाइम की डायरेक्शन बिना किसी एक्सेप्शन के डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती, ठीक है? हाँ जी माने, क्या डाउट है बताओ। नहीं मॉर्निंग टाइम नहीं बच्चे, 7 बजे शाम का। ब्लू डॉट बोल रहे हो यार, ये पॉलीमरेज एंजाइम है। बेटा डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, यहाँ पे फिक्स्ड रहती है। ये मैंने आपको भी पीछे वाली स्लाइड्स में बहुत क्लियर कट बताया है। पॉलीमरेज एंजाइम सिर्फ और सिर्फ 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में ही रेप्लिकेट करता है और कोई डायरेक्शन नहीं होती। हाय सबिस्टा, हाय जागृति, कमिंग वेरी लेट इन द क्लास। चलो एक बारी बच्चे डीएनए का सेमी कॉन्जर्वेटिव नेचर देख लेते हैं। डीएनए जो होता है ना, हम बोलते हैं कि जो डीएनए की रेप्लिकेशन होती है वो सेमी कॉन्जर्वेटिव होती है। इस बात का क्या मतलब होता है? ऑरेंज वाली बॉल क्या है? बेटा ऑरेंज वाली बॉल नहीं है ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ठीक है? इट इज द एंजाइम। क्लियर? चल, ये जितने भी बच्चे यहाँ बात कर रहे हैं ना क्लास में, इनकी एक एक करके सबकी पिटाई होगी और सारे के सारे अब ब्लॉक होने वाले हैं यहाँ पे। बच्चों इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, व्हाई यू पीपल आर वेस्टिंग योर टाइम। मतलब मैं वापस आके आप लोगों को टॉपिक्स को रिवाइज करा रही हूँ 2-2 घंटा बैठ के, उसमें भी आप लोगों को बात करनी है। अगर ये कंटेंट आपसे रिलेटेड नहीं है तो कृपया करके मेरी क्लास को छोड़ दो। हाँ यस माने, आपका कोई डाउट नहीं आया? अच्छा टेली पे पिन कैसे करें? उसको लॉन्ग प्रेस करके पिन का ऑप्शन आ जाता है, फिर पिन पे दबा देना, ठीक है? चलो मूविंग फॉरवर्ड। सेमी कॉन्जर्वेटिव नहीं हो रहा बच्चे, ऐसे ही होता है, और अब मैं क्या ही बोलूं। आई टॉक टू यू लेटर अबाउट दिस। ये कोई डाउट है? हाँ, सेमी मीन्स हाफ एंड कॉन्जर्वेटिव का मतलब होता है समथिंग विच इज बीइंग कंजर्व्ड, ठीक है? कोई चीज जो कंजर्व हो रही है। फाइन। सो सेमी कॉन्जर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे जब डीएनए रेप्लिकेट होता है तो उसमें न्यूली सिंथेसाइज्ड जो स्ट्रैंड्स आपके फॉर्म होते हैं उनके अंदर आधी आधी इंफॉर्मेशन क्या होती है, स्टोर होके आती है, कंजर्व होके आती है। आधी आधी इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही होती है? पेरेंट से आ रही होती है। सो इफ दिस इज द पेरेंट स्ट्रैंड, अगर ये एक पेरेंट स्ट्रैंड है, ठीक है, दिस इज द पेरेंट स्ट्रैंड, ये बच्चे आगे जाके दोनों स्ट्रैंड्स क्या हो जाएंगे, इनके डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है? आधे आधे स्ट्रैंड्स डिवाइड हो जाएंगे। सो यहाँ पे जो ये न्यू स्ट्रैंड फॉर्म हुआ है, द न्यू स्ट्रैंड विच इज फॉर्म्ड हियर, दिस एंड दिस, ये क्या है? ये न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड्स हैं। और ये जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डबल स्ट्रैंड्स है उनके साथ में सिंगल सिंगल स्ट्रैंड किसका आ रहा है? ये दो स्ट्रैंड जो है वो पेरेंट से ही आ रहे हैं। सो यानी कि यहाँ पे आधी आधी इंफॉर्मेशन, हाफ ऑफ द इंफॉर्मेशन इज कंजर्व्ड इन द न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। ये बात समझ में आ गई है सबको? क्लियर हो गया सबको? जी बिल्कुल एलेक्स, बिल्कुल। रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन उधर भी है।
हाँ जी बच्चों, क्लियर हो गया सबको? हाँ, इट इज वेरी इजी, बहुत आसान है, इसमें ज्यादा कुछ हाई फाई है भी नहीं। चलो ग्रेट, ठीक है। आई थिंक अब कुछ क्वेश्चंस हैं। अच्छा नहीं, एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है बच्चे, इसको भी देख लेते हैं। अब जब हम रेप्लिकेशन कर ही रहे हैं तो लेट्स डू इट नाइसली ओनली। Yeah. So there was an experimental proof of the semi-conservative nature which was given by Michelson and Franklin. Michelson और फ्रैंकलिन ने दोनों ने मिलके बच्चे इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था। सो लेट्स अंडरस्टैंड क्या दिया था बच्चे इन्होंने प्रूफ। ये देखो, सबसे पहले उन्होंने कहा उन्होंने आपके जो ई कोलाई बैक्टीरिया होते हैं ना, एस्चेरिचिया कोलाई, वेरी फेमस एक्सपेरिमेंटल मॉडल, इनको क्या किया, इनको N15 आइसोटोप के मीडिया में ग्रो किया। सो एक्चुअली होता क्या है, नाइट्रोजन के दो आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन के दो आइसोटोप्स होते हैं N14 एंड N15। सो N14 नॉर्मली भी वैसे भी मिलता है, ठीक है, और जो N15 होता है ये थोड़ा सा हैवी आइसोटोप होता है। ये क्या होते हैं, हैवी आइसोटोप होता है। और N14 और N15 दोनों का डेंसिटी अलग अलग होता है, ठीक है। तो अगर जिस डीएनए के अंदर ये N14 और N15 होंगे, इन दोनों डीएनए को हम बहुत आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, इन दोनों को हम बहुत आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर बच्चे? डन? इज इट क्लियर? You know what is centrifugation? There is a technique which is known as centrifugation. बेटा बचपन में आप लोगों ने एक बहुत ही प्यारी सी टेक्निक के बारे में सुना होगा जिसे हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है ना, कि जो डीएनए होता है, ठीक है, जो डीएनए रहता है उस सॉरी डीएनए को छोड़ो, हम नॉर्मली क्या है, पहले मैं आपको सिंपल एक्सपेरिमेंट से बताती हूँ। दही के अंदर बटर और जो लस्सी होती है ना, जब भी हम कर्ड को घुमाते हैं तो उसके दो कंपोनेंट्स, यानी कि जो बटर है और जो उसमें जो छाछ होती है, द लिक्विड पार्ट, दोज कैन बी वेरी इजीली सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द डेंसिटी। तो डेंसिटी ज्यादा किसकी होती है, ऑब्वियसली द लिक्विड पार्ट, एंड लाइटर वहां पे क्या होता है, मक्खन, क्योंकि उसके अंदर पोर्स होते हैं, पोरस होता है, तो वो लाइट होने के कारण वो ऊपर की तरफ आ जाता है ना। तो हम क्या करते हैं, एकदम गोल गोल घुमा देते हैं उसको, ठीक है, एंड उसकी वजह से उन दोनों की डेंसिटी जो होती है अलग अलग होने की वजह से दोनों कंपोनेंट्स वहां पे सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे भी होती है, सेम चीज, हम दो डीएनए, एक के अंदर N14 आइसोटोप है जो कि लाइट है और एक में N15 है जो कि हैवी है। अगर हम ऐसा डीएनए का मिक्सचर लेते हैं जहां पे ये दोनों डीएनए प्रेजेंट होंगे, तो बेटा N14 वाले ऊपर की तरफ आ जाएंगे और 15 वाले यानी जो हैवी वाले हैं वो नीचे की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आई? प्रिंसिपल समझ में आया बेटा इस एक्सपेरिमेंट का कि क्यों किया जा रहा है ये? हाँ, हैव यू अंडरस्टूड? अब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। हाँ जी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? क्या डाउट है बेटा, बताओ, व्हाट इज योर डाउट, प्लीज टेल मी, बताओ जल्दी से बताओ। व्हाट इज योर डाउट बच्चे? नो डाउट, किसी का कोई डाउट नहीं है? फिर आगे प्रोसीड करें। चलो ग्रेट। सो सबसे पहले ई कोलाई के अंदर N15 को ग्रो किया गया, ठीक है, और यहाँ पे जब हम इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए जो हम यहाँ पे मीडियम ले रहे हैं वो हम सीजियम क्लोराइड लेते हैं। हाँ जी बेटा बोलो ध्रुव, क्या डाउट है आपका? जब तक बोलोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? डाउट डाउट लिख रहे हो, डाउट लिखो भी तो क्वेश्चन में। यस, व्हाट इज योर डाउट, टेल मी। बोलो। आई एम नॉट एबल टू प्रोसीड बिकॉज ऑफ योर कमेंट्स, बताओ जल्दी से।
देखो बेटा ये हैवी डीएनए होता है ना, हैवी डीएनए यानी कि N15 आइसोटोप ये नीचे की तरफ सेटल हो जाए, ठीक है। हाय वैभव, गुड मॉर्निंग। ये सब नीचे की तरफ सेटल हो जाएगा एंड दिस इज द ओरिजिनल डीएनए। ओरिजिनल यानी कि ये पेरेंट डीएनए है, ठीक है, दिस इज द पेरेंट डीएनए। In which year was it given? The experiment of the Meselson and Stahl you are saying? बेटा मेसेल्सन और स्टाल का एक्सपेरिमेंट हुआ था 1958 में, ठीक है, यही पूछ रहे हो ना। ईयर वैसे आप लोगों से कोई पूछेगा नहीं, but still if you want to know, it was given in 1958, so that's very long time ago. क्या डाउट है बेटा, आप भी ना, मुझे लगा पता नहीं क्या ऐसा डाउट होएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफर सेल्स टू N14, और इन सेल्स को बेटा N14 के मीडिया के अंदर यहां से उठा के ट्रांसफर कर दिया, यानी कि जो पहले से N15 में ग्रो हो रहे थे, ठीक है, अब उसको डायरेक्टली हमने क्या किया, N14 के अंदर हमने उसकी प्रोजेनी को ग्रो किया। तो यहां से जो न्यू जनरेशन आई है, जो न्यू जनरेशन आई है, उनके डीएनए का क्या हो गया, मिक्सिंग हो गया। पेरेंट से एक एक स्ट्रैंड था, ठीक है, वो आगे दोनों जनरेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और एक जो नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज हुआ वो किसका हुआ, वो इस वाले का हुआ। ये देखो ये लाइट कलर का मीडिया दिख रहा है, दिस इज शोइंग योर N14। तो यहाँ पे जो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड आया है वो N14 का आया है। बेटा ध्यान से सुन लेना, ये वाला N15 पेरेंट से आया है, और ये जो लाइट वाला है N14 ये न्यूली सिंथेसाइज्ड है। तो ये एक तरह से क्या बन गया है, N14 N15 हाइब्रिड बन चुका है ना। इट्स एन N15 N14 हाइब्रिड विच इज फॉर्म्ड हियर, ठीक है। तो ये कैसे पता चला कि यहाँ पे आधी आधी इंफॉर्मेशन पेरेंट्स की जा रही है और आधी आधी न्यू इंफॉर्मेशन आ रही है, ये तब पता चला मेंडल ये आपके मेसेल्सन और स्टैल ने सिंपली N15 से N14 में जैसे ही मीडिया को ग्रो किया और जब वहां पे सेंट्रिफिकेशन किया तो वहां पे जो डीएनए का डेंसिटी आ रहा था वो दैट वाज कमिंग इन बिटवीन, ओके, इट वाज हायर देन द N14, आपका N15 से थोड़ा सा ऊपर आ रहा था वो, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं इट वाज अ हाइब्रिड, ठीक है। एक्सपेरिमेंट यहाँ खत्म नहीं हुआ, अभी इन्फ्लुएंस नहीं आया, दोबारा से क्या किया, नेक्स्ट जनरेशन को फिर से ग्रो किया गया। और बेटा यहाँ पे जो इकोलाई का जो टाइम होता है ना ग्रो करने का बहुत कम होता है, ठीक है, फाइन। तो इसलिए 60 मिनट्स के अंदर ये बहुत जल्दी से ग्रो कर जाता है। तो इतने कम समय के अंदर जब ये ग्रो कर जाता है एंड इसकी न्यू जनरेशन फॉर्म हो जाती है, इसीलिए इन बैक्टीरिया के साथ काम करना ज्यादा बेटर था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया बच्चे, अगली जनरेशन को ग्रो किया दोबारा से N14 में। तो इस बार जो डीएनए के बैंड्स मिले थे वो 2 बैंड्स आए थे, एक हाइब्रिड आया और एक अब उससे भी ऊपर आ गया, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अब लाइट बैंड आ गया। बात समझ में आई, एक हाइब्रिड तो आया ही आया और उसके साथ में एक लाइट बैंड आ गया। सो दैट शोज कि यहां से अब जो ये वाले आपके बैक्टीरिया के अंदर जो स्ट्रैंड्स थे, अब ये क्या हुए, दे हैव पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। यहां से एक हैवी पास हुआ, एक लाइट पास हुआ, और इधर से एक हैवी पेरेंटल डीएनए पास हुआ, एक लाइट पास हुआ, और इनके साथ में न्यूली सिंथेसाइज्ड ऑब्वियसली हमेशा लाइट ही रहेंगे क्योंकि हमने N14 का मीडिया में ग्रो किया है ना, तो न्यूली सिंथेसाइज लाइट ही रहेंगे। सो दैट इज वाई हमारे पास यहाँ पे अब 2 हाइब्रिड्स आए हैं, ठीक है, और 2 हमारे पास क्या आए हैं, सिंपली 2 वी आर हैविंग द लाइट बैंड्स। सो हमारे पास यहाँ 2 तरह के बैंड्स आएंगे, हैवी एंड हाइब्रिड एंड लाइट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इन्होंने यही देखा कि अभी यहाँ पे हाइब्रिड आया और लाइट बैंड भी आ गया। So this is all happening because of what?
किसकी वजह से हो रहा है ये? सिंपली इट इज हैपनिंग बिकॉज द डीएनए की इंफॉर्मेशन आगे पास ऑन हो रही है। ठीक है बेटा, ये अंकुर थोड़ी थोड़ी देर में क्या हेलो बोलने आ जाते हैं। आई एम ऑलरेडी सीन योर हेलो। आर यू इवन अ बायो स्टूडेंट? आई डोंट इवन थिंक सो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नोट्स बनानी चाहिए या एनसीईआरटी से पढ़ना? बेटा मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ाती हूँ, so I'm not the best person to answer this. Please ask your chemistry teachers about it. Okay, are you people having any doubt in this experiment? Did you understood what is all happening here? समझ में आया क्या चल रहा है यहाँ पे? हाँ, यस बेटा, कोई डाउट? एक्सपेरिमेंटल प्रूफ समझ में आ गया बच्चे? ये आपको आपके केमिस्ट्री की टीचर्स ही बेटर बता सकते हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं, मुझे याद भी नहीं है कि इनऑर्गेनिक में कौन से चैप्टर्स थे। सो हाउ कैन आई टेल यू? चलो, हाँ तुम तो बस हर किसी को मेरा भाई बना दिया करो, चाहे जान ना पहचान। हाँ, सबको मेरा रिश्तेदार बना दो आप। चलो ग्रेट। हाय एलेक्स। ये एलेक्स तो अलग अलग नाम से अलग अलग आईडी बना बना के आता है। ठीक है, बढ़े फिर आगे बढ़े। चलो ओके, लेट्स कंटिन्यू फर्दर। सो यू हैव अ क्वेश्चन हियर। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम सेपरेट्स द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए ड्यूरिंग रेप्लिकेशन? प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। बेटा टुगेदर मैं आपको यही पीडीएफ भेज दूंगी अन अकेडमी 11-12 चैनल पे। ठीक है, ये शॉर्ट नोट्स ही हैं। आई विल सेंड द सेम पीडीएफ। फाइन। डी, आर यू श्योर? बेटा एंजाइम, ऐसा एंजाइम जो डीएनए के स्ट्रैंड्स को सेपरेट करता है, हाउ इट कैन बी डी? ध्रुव इतनी देर से पढ़ रहे हो, वासुप्रिया डी कैसे होगा भाई? सिद्धार्थ, हाउ डी? प्लीज टेल मी। यस, इट इज सी, दैट इज द हेलिकेज एंजाइम। जो डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट करता है वो हेलिकेज एंजाइम होता है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज हेलिकेज एंजाइम। नेक्स्ट, डीएनए रेप्लिकेशन इज व्हाट? डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव एंड डिसकंटिन्यूअस, सेमी कंजर्वेटिव एंड डिसकंटिन्यूअस, या सेमी कंजर्वेटिव एंड सेमी डिसकंटिन्यूअस? बताइए जरा इसको भी। Yes, DNA replication is what? Great. So it is semi-conservative and semi-discontinuous. ठीक है, semi-conservative and semi-discontinuous। बेटा देखो, ये सेमी कंजर्वेटिव तो होता ही है, साथ साथ ये सेमी डिसकंटिन्यूअस भी है, यानी कि एक स्ट्रैंड पे कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस चलता है। ठीक है, लीडिंग स्ट्रैंड पे क्या चलता है? कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस चलता है, और लैगिंग स्ट्रैंड पे डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस चलता है। तो इस हिसाब से ये क्या हुआ? सेमी डिसकंटिन्यूअस। ओके, हाय गुड मॉर्निंग क्लास 12th। अगला क्वेश्चन, डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइजेस डीएनए इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। पढ़ लो, सारे ऑप्शंस पढ़ लो और बताओ व्हाट इज द करेक्ट आंसर। हाय साक्षी,
बेटा बताओ इसको भी जरा, इट्स वेरी इजी। यस बेटा जल्दी बताइए। चलो ओके, so yeah, the correct answer is DNA in the 5 prime to 3 prime direction. Absolutely correct. Next question. The fragments of DNA are joined together by which of the following enzymes? Easy peasy question. Very easy question this one. हाँ जी बेटा। Yes everyone. क्या बताना है ध्रुव? अब क्या पूछ रहे हैं ध्रुव? क्या बताना है बताओ। Yes. Fragments of DNA are joined together by which of the following enzymes? वेरी नाइस, ये बहुत आसान है। दिस इज द लाइगेज एंजाइम, एब्सोल्युटली करेक्ट, एकदम सही। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन स्टडीज? डीएनए रेप्लिकेशन स्टडीज में से इनमें से कौन सा एक्सपेरिमेंटल मॉडल या ऑर्गेनिज्म हमने यूज किया? चलो बताओ क्विकली। Yes, C. Aditi. Alex is saying C. Lara saying C. Vasupriya saying C. Anjali Sharma saying C. Okay, together saying C. Alex C. Shabnam C. Okay. Yeah, absolutely correct. Very nice. Kev saying C. Siddharth saying C. कॉपी पेस्ट तो नहीं मारे ना एक दूसरे का? ध्रुव इज ऑल्सो सेइंग सी। सो या इट इज सी, एस्चेरिचिया कोलाई, ई कोलाई। ठीक है, चलो बेटा यहाँ पे हमारा रेप्लिकेशन हो गया है खत्म। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रेप्लिकेशन टॉपिक नाउ। नाउ आई रियली होप कि अब आप लोगों को रेप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ठीक है, हाँ अब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी रेप्लिकेशन में किसी को? अच्छे से समझ में आ गया सभी को? अब हम ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। ठीक है, नाउ वी आर गोना डू द ट्रांसक्रिप्शन टॉपिक। क्या हुआ माने? व्हाई आर यू क्राइंग? ट्रांसक्रिप्शन नहीं पढ़ना? हाँ, यू डोंट वांट टू स्टडी ट्रांसक्रिप्शन? क्या हुआ? व्हाट इज द इशू? पढ़ते बेटा, बहुत आसान है। ठीक है, देखो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें चलता क्या है। सो बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा तरीका होता है, इट्स अ प्रोसेस जहां पे जेनेटिक मटेरियल को कॉपी करके एक स्ट्रैंड जो कि डीएनए के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको आरएनए में पास ऑन किया जाता है। ठीक है, वट एवर इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड इन द डीएनए दैट इज पास्ड ऑन इनटू द आरएनए। ओके, एंड इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। दिस इज ओनली नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। सी बेटा, ये यहाँ पे आपका डीएनए का स्ट्रैंड है, ये आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम घूम रहा है एंड ये क्या कर रहा है, धीरे धीरे इसने यहाँ से एक न्यू स्ट्रैंड को फॉर्म किया विच इज द आरएनए हियर। ठीक है, ये जो नया स्ट्रैंड यहाँ पे येलो कलर का ये जो स्ट्रैंड फॉर्म हो रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज आरएनए। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है? ये आरएनए है। ओके फाइन,
दिस इज आरएनए। ये देखो, ये जो स्ट्रैंड यहाँ पे फॉर्म हुआ है, दिस इज द आरएनए स्ट्रैंड। ठीक है, क्लियर? वाई, क्यों ब्लॉक क्यों करना है भाई? व्हाट इज द इशू? हाय कल्याणी, वेलकम। वाई डू वी हैव टू ब्लॉक हर? चलो बेटा, ये आपका देखो सेंट्रल डोगमा दिया था, ठीक है? कोई बता सकता है किसने दिया है सेंट्रल डोगमा? एनीबडी हैविंग एनी आइडिया हु गेव सेंट्रल डोगमा? एनीबडी? किसी को भी याद है किसने दिया है? बताओ, हु हैज गिवन सेंट्रल डोगमा? हाँ जी, कौन सा साइंटिस्ट? ध्रुव साइंटिस्ट, ऑब्वियसली साइंटिस्ट तो होगा ही, कोई लेमैन तो देगा नहीं। हाँ जल्दी बताओ, किसने दिया? वेरी नाइस, इट वॉज फ्रांसिस क्रिक। ठीक है, फ्रांसिस क्रिक ने ही सेंट्रल डोगमा दिया है। और उन्होंने क्या कहा बच्चे, कि जो डीएनए होता है उससे पहले एक आरएनए फॉर्म होता है। ठीक है, वंस द आरएनए इज फॉर्म्ड हियर, डीएनए से आरएनए बनता है और फिर उस आरएनए से प्रोटीन बनता है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपन। और इस तरह से बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स फॉर्म होते हैं। सो डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है हर एक प्रोटीन के लिए। बॉडी के अंदर जितने भी प्रोटीन्स बनते हैं, वो सारे के सारे प्रोटीन्स किससे बनते हैं बच्चे? ऑल ऑफ दोज प्रोटीन्स आर फॉर्मिंग through the information that is stored in our genetic material, that is the deoxyribonucleic acid, which is the DNA. हाँ जी, माने क्या डाउट है बताओ? What is the doubt? सो ये देखो, ये इस तरह से डीएनए होता है आपका, इट्स अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। यहाँ पे सबसे पहले आरएनए की फॉर्मेशन होती है, इसे हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। एंड फिर यहाँ पे जो भी हमारा ये आरएनए आता है बच्चे, इस आरएनए के अंदर लेटर बॉक्स में करती है बेटा। कैसा क्वेश्चन है? ट्रांसक्रिप्ट इज द आरएनए, ओके, दिस इज द पॉलीपेप्टाइड विच इज फॉर्म्ड। ठीक है, ये यहाँ पे इसका पॉलीपेप्टाइड फॉर्म हो जाता है इस तरह से, ओके। फिर कब है क्लास? बेटा आप कल होएगी 10 से 12। ठीक है, कल हम ट्रांसलेशन और लैक ओपेरॉन पढ़ेंगे। ट्रांसलेशन एंड लैक ओपेरॉन। किस चीज की कोचिंग बेटा? मैंने कोई कोचिंग नहीं ली। हाँ जी, ये यहाँ पे समझ में आया बेटा, ट्रांसक्रिप्ट से क्या फॉर्म हो रहा है आपका? पॉलीपेप्टाइड। एंड स्टूडेंट्स एक और चीज यहाँ पे समझो, कि जो ये आरएनए होता है ना, ठीक है, ये जो आरएनए होता है, इसमें तीन तीन इस तरह से आपके बेसेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे AUG, AUC, UCG, UAA। एंड हर एक ट्रिपलेट, तीन तीन का यहाँ पे जो ये ट्रिपलेट कहलाता है बेसिस का, दैट इज कोडिंग फॉर एन अमाइनो एसिड। देखो, ये AUG से मेथियोनिन बन रहा है, AUC से आइसोल्यूसिन बन रहा है, और UCG से सिरीन बन रहा है। And similarly, so on, it will be going on. So every triplet codes for an amino acid, और ये अमाइनो एसिड क्या होते हैं? These are the monomers of the polypeptide. एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, इस तरह से ये सारे अमाइनो एसिड जब अरेंज हो जाएंगे तो ये एक पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस फॉर्म कर देते हैं, यानी कि एक प्रोटीन बनाते हैं। ओके, ठीक है, तो आज हम सिर्फ और सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बात करेंगे, जहां पे हम ये पढ़ेंगे कि डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, हाउ द आरएनए इज फॉर्म फ्रॉम द डीएनए।
या हाय विजय आनंद। क्या बेटा, बहुत एंजाइटी हो रही है किस चीज को लेके? क्लासेस में शांति से पढ़ो बेटा। एंजाइटी की क्या ही मतलब जरूरत पड़ती है, आप लोगों को समझ नहीं आता मुझे। व्हाई डोंट यू स्टडी वेरी कामली? मेडिटेशन किया करो, एंजाइटी दूर होगी। फॉरेन कंट्रीज में एमबीबीएस करना अच्छा है या नहीं है? बेटा आप कर सकते हो फॉरेन कंट्रीज से एमबीबीएस, बट फॉर दैट ऑब्वियसली आपको थोड़ा ना माइंडसेट वैसे ही रखना पड़ेगा कि अगर आपको फ्यूचर में वहीं सेटल होना है। देखो मैंने आप लोगों की एक बात भी कराई थी एक डॉक्टर से, एंड ही ऑल्सो सेड, उनके भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं ऐसे, तो उन्होंने यही बोला था कि जो लोग बाहर ही सेटल होना चाहते हैं उन लोगों के लिए सही है, but those who are planning to come back again into India, then there are some exams that you have to clear and उसके बाद ही you will be able to do it। तो उसमें अटक जाते हैं कई लोग, so इससे बेटर है कि अगर आप बाहर से कर रहे हो तो फिर वहीं सेटल हो जाओ, इट्स गुड, नो इश्यूज। चलो, ये सारी चीजें आपको आस्क मी एनीथिंग में पूछनी चाहिए। कोई बच्चा रिकॉर्डेड सेशन देखेगा फिर उसको डिस्टर्बेंस होगी बीच बीच में। हाँ चलो, इसको पढ़। Now, in transcription, only a segment of DNA and only one of the strands is copied into the RNA. Transcription के अंदर जो segment होता है ना DNA का, and only one of the strand। देखो बच्चे, DNA के वैसे तो 2 strand हैं। देखो बेटा, यूक्रेन कर सकते हो, करने वाले करते हैं वैसे उधर से। हाँ, थोड़ा सेफ्टी पर्पस देख लेना, बाकी इट्स गुड। हाँ जी, परवीन टाइम डेली टाइम 7 बजे का होता है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, ठीक है। क्या कह रहे हो सलोनी? लास्ट डेज लीव पर थी, कौन सी लास्ट डेज? मैं तो रोज क्लास ले रही हूँ। हाँ चलो, ठीक है। हाँ जी, सो इट इज ओनली अ सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड ओनली वन ऑफ द स्ट्रैंड इज कॉपीड इनटू आरएनए। सिर्फ एक ही स्ट्रैंड बच्चे यहाँ पे आरएनए के अंदर कॉपी होता है, ओके। एंड या हाँ, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स है, वन इज दिस ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला, बट लेकिन कॉपी यहाँ पे सिर्फ एक ही स्ट्रैंड हो रहा है। सी दिस डायग्राम, ये नीचे वाले स्ट्रैंड का ही सिर्फ यहाँ पे आरएनए बन रहा है। कैन यू पीपल टेल मी, कैन एनीबडी, कोई भी यहाँ पे बता सकता है कि क्या रीजन होता है सिर्फ एक ही स्ट्रैंड से आरएनए बन रहा है, दोनों स्ट्रैंड से आरएनए क्यों नहीं बन रहे हैं? हाँ जी, ध्रुव बेटा पढ़ाई कर लो, ठीक है। चलो, अब इतना भी नहीं होता कि यू विल गेट ऑल द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस, प्लीज स्टडी ना। हाँ जी, एंड क्वेश्चन शुड बी वैलिड ना अपने हाँ, सिलेबस से पूछो तो समझ आता है, लेक्चर से पूछो तो समझ आता है, ये थोड़ा कुछ भी पूछते रहोगे। चलो जल्दी बताओ फटाफट से। हाँ जी, क्या रीजन होता है? व्हाट इज द रीजन व्हाई ओनली वन स्ट्रैंड इज बीइंग सेमी, अदर इज सेमी? मतलब सेमी मतलब क्या? बोथ स्ट्रैंड्स अलग अलग प्रोटीन के लिए कोड करेंगे, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है। तो क्या होएगा, दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं बच्चे, दोनों स्ट्रैंड्स के अंदर एक, बेटा एक डीएनए के अंदर ना एक ही प्रोटीन की इंफॉर्मेशन होती है। अगर दोनों स्ट्रैंड से आपके 2 आरएनए बन के आएंगे इस हिसाब से तो फिर 2 प्रोटीन बनेंगे, बट 2 प्रोटीन की इंफॉर्मेशन तो डीएनए कैरी नहीं करता, है ना। एंड दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम इन द बॉडी। वो फिर ऐसा प्रोटीन वहां बना देगा जिसकी वहां पे कोडिंग है भी नहीं, पता नहीं क्या ही बना देगा, ठीक है।
तो इसलिए दोनों स्ट्रैंड्स की कॉपी नहीं हो सकती, दोनों से प्रोटीन्स नहीं बन सकते हैं। और दूसरी एक और चीज यहाँ ध्यान से सुनो। देखो, मान लो कि ये वाले से भी आरएनए बन गया और ऊपर वाले से भी आरएनए बन गया, तो ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री है, ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री है, तो दोनों आरएनए भी तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। इसकी वजह से यहाँ पे एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए स्ट्रक्चर बन सकता है। और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया तो हमारा प्रोटीन कैसे बनेगा? इट विल बी अ फ्यूटाइल प्रोसेस। बात समझ में? तो ये दो रीजंस होते हैं, ये आप लोगों के एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, इन ट्रांसक्रिप्शन only a segment of DNA and only one of the strand is copied into the RNA. Yes, डबल स्ट्रैंडेड का तो कोई सीन ही नहीं होता ना, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना के क्या ही करेंगे, वहां से प्रोटीन नहीं बन पाएगा। ठीक है, फाइन। सो बोथ द रीजंस आर क्लियर। ठीक है, हाँ जी, हम आरएनए इंटरफेरेंस में एग्जैक्टली इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। वेरी नाइस विजय। ओके, नाउ बच्चे, ट्रांसक्रिप्शन के अंदर तीन प्रोसेसेस आते हैं, तीन स्टेप्स आते हैं। इनिशिएशन यानी कि स्टार्टिंग, ठीक है, जहां पे प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है, फाइन, स्टार्टिंग ऑफ द प्रोसेस। देन इलोंगेशन, जहां पे थोड़ा सा लंबा खिंचता है, और फिर टर्मिनेशन, जहां पे ये प्रोसेस क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। ठीक है, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, दीज आर द थ्री प्रोसेसेस। नाउ अगेन यहाँ पे भी हम इसकी मशीनरी देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन के अंदर हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। सो फॉर द ट्रांसक्रिप्शन वी रिक्वायर अ डीएनए स्ट्रैंड, ऑब्वियसली एक डीएनए स्ट्रैंड तो चाहिए ही होगा। उसके अलावा हमें यहाँ पे एक एंजाइम चाहिए होता है। कौन सा? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जिसे डीएनए में आस्क मी एनीथिंग सेशन कल रात ही तो हुआ है, आप आए नहीं उसमें, अब तो थोड़े टाइम के बाद होएगा। सो एंजाइम यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और इसके अलावा कुछ रेगुलेटरी फैक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि इनिशिएशन फैक्टर, यानी ऐसा फैक्टर जो कि आपकी ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करवाएगा, और उसका नाम होता है सिग्मा फैक्टर। द नेम ऑफ द इनिशिएशन फैक्टर इज द सिग्मा फैक्टर। एंड दूसरा होता है टर्मिनेशन फैक्टर, विच इज ऑल्सो नोन एज रो फैक्टर। ठीक है, एक इनिशिएशन फैक्टर होता है और एक टर्मिनेशन फैक्टर होता है। इनिशिएशन फैक्टर यानी कि जहां पे आपकी ट्रांसक्रिप्शन शुरू होएगी, जो कि शुरू करने में हेल्प करेगा, और टर्मिनेशन फैक्टर आपकी ट्रांसक्रिप्शन को रोकता है। ठीक है, क्लियर? इज इट क्लियर विद एवरीबडी? फाइन, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, यस, सो यहाँ पे बच्चे हमने इस डीएनए स्ट्रैंड की बात की है। जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन के अंदर जो डीएनए स्ट्रैंड होता है, इसमें वी हैव a promoter region, a structural gene and a terminator. Okay, promoter is exactly the gene sequence which is helping in the starting of the reaction, जो initiation में help करती है। structural gene exactly वो gene होता है which is coding for the protein। ठीक है, it is coding for protein, वहीं पर प्रोटीन को कोड करने की सीक्वेंस प्रेजेंट होती है। और टर्मिनेटर क्या होते हैं? जहां पे आपका ये प्रोसेस एंड होएगा। ठीक है, जहां पे आपका ये प्रोसेस क्या होता है? एंड होता है। ठीक है, रो केमिस्ट्री की टर्म नहीं है, रो फिजिक्स की है बेटा, सिग्मा एंड रो। हाँ, रो पढ़ती हो ना, क्या होते हैं? रेजिस्टिविटी होती है ना रो। सी, मुझे याद है। ओके, क्लियर बच्चे? फाइन। हाँ, ये आपका ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। इस तरह से बच्चे, इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर यू हैव अ टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड यू हैव अ कोडिंग स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड के अंदर बच्चे आपका इस तरह से ये, यस, टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होता है? दिस इज हैविंग द सीक्वेंस फॉर प्रोटीन। ठीक है,
इसमें क्या होते हैं, सीक्वेंस होते हैं प्रोटीन को कोड करने के लिए। और जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है ना बच्चे, ये एक्चुअली एक मिसनॉमर है। ये क्या है, दिस इज अ मिसनॉमर। मिसनॉमर का मतलब जिसकी नेमिंग गलत होती है, ठीक है। तो ये एक मिसनॉमर कैसे है कि जो कोडिंग स्ट्रैंड है, इट इज एक्चुअली नॉट कोडिंग फॉर एनीथिंग। कोडिंग स्ट्रैंड यहाँ पे, कोडिंग स्ट्रैंड इज नॉट कोडिंग फॉर एनीथिंग, फिर भी इसको हम बोल रहे हैं कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक मिसनॉमर रहता है। एंड स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रक्चरल जीन है, दिस इज द स्ट्रक्चरल जीन हियर। इससे पहले का जो ये इतना वाला पोर्शन रहेगा, ठीक है, इसे हम प्रोमोटर रीजन बोलते हैं। फिजिक्स से डर लगता है? अच्छा, पढ़नी तो पड़ेगी बेटा, पर ये तो, हाँ साइंस का एक रूल है कि आपको ये तीनों ही सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। अगर मैथ्स लिए है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, अगर बायो लिया है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ना पड़ेगा, 12वीं तक तो पढ़ना ही पड़ेगा। चलो डन बच्चे, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं इसको। एंड ये वाला जो है ना, इसे हम टर्मिनेटर सीक्वेंस कहते हैं। और ये बीच में आपका क्या है, स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन समझ में आ गया बच्चे? क्लास ओवर आपकी 12 बजे हो जाएगी, ठीक है, पढ़ लो भी शांति से। हाँ, सी बेटा, ये आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, यहाँ पे एंजाइम आता है इस तरह से। और ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके क्या करता है बच्चे, डॉक्टर के क्या काम आएगी फिजिक्स, बहुत काम आएगी। हाँ, कभी अपने पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखोगे या उनकी हार्ट बीट चेक करोगे, जब फिजिक्स ही नहीं आती होगी तो उन मशीन्स को कैसे ऑपरेट करोगे, कैसे वोल्टेज सेट करोगे वहां पे, बताओ बताओ बताओ। Physics is required. How will you use the machines in the operation theater? चलो, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये आके प्रोमोटर रीजन के ऊपर बैठ जाता है, ठीक है। ये प्रोमोटर रीजन पे बैठता है और इस सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर लेता है, ठीक है। सो इट इज गोइंग टू आइडेंटिफाई द प्रोमोटर सीक्वेंस, और उसके बाद में फिर ये आसानी से आपके स्ट्रैंड को ऐसे कॉपी करते हुए जाता है। हाँ, ड्राई हो गए बैठे बैठे, सी। सो 2 घंटा हो गया। महान इज टू मच। ओके, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो होता है ना बच्चे, इसकी डायरेक्शन भी एग्जैक्टली डीएनए पॉलीमरेज की ही तरह होती है, दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो ये क्या करेगा, अगर ये वाला स्ट्रैंड होएगा तो ये आरएनए पॉलीमरेज किस डायरेक्शन में रेप्लिकेशन करेगा, इन दिस डायरेक्शन। और अगर, हाँ जी, सो ये बहुत आसानी से बच्चे यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन को रेप्लिकेट करते हुए जाके टर्मिनेटर सीक्वेंस के ऊपर बैठ जाता है। और टर्मिनेटर सीक्वेंस ऐसी सीक्वेंस होती है जो इस प्रोसेस को एंड कर देती है, यानी कि टर्मिनेट कर देती है। इंग्लिश का वर्ड है टर्मिनेट, ठीक है। एग्जैक्टली विजय, यू आर करेक्ट। सो दिस इज योर स्ट्रक्चरल जीन, ये दिख रहा है रेड कलर से मार्क्ड हुआ हुआ। और ये जो स्ट्रक्चरल जीन होता है बच्चे, ये 2 तरह से हो सकता है, मोनोसिस्ट्रॉनिक एंड पॉलीसिस्ट्रॉनिक, ठीक है। मोनोसिस्ट्रॉनिक एंड पॉलीसिस्ट्रॉनिक, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स विच आर फाउंड। बेटा नाम से ही पता चल रहा है, मोनो मीन्स 1 एंड पॉली मीन्स मेनी। और सिस्ट्रॉन का मतलब होता है, सिस्ट्रॉनिक कम्स फ्रॉम द वर्ड सिस्ट्रॉन, इट कम्स फ्रॉम द वर्ड सिस्ट्रॉन, जिसका मतलब होता है अ स्ट्रक्चरल जीन कोडिंग फॉर अ प्रोटीन। यानी कि एक छोटा सा जीन का सीक्वेंस जिसके अंदर प्रोटीन को
कोड करने की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। ठीक है, सो दिस कुड बी मोनोसिस्टोनिक, दिस कुड बी पॉलीसिस्टोनिक। अब मोनोसिस्टोनिक आपके किधर प्रेजेंट होते हैं? मोनोसिस्टोनिक आर प्रेजेंट इन द यूकैरियोट्स। जितने भी यूकैरियोट्स होते हैं वहां पे आपको मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन्स मिलते हैं। और पॉलीसिस्टोनिक कहाँ पे मिलते हैं आपको? प्रोकैरियोट्स के अंदर, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, तो इसको आप बहुत इजीली याद रख सकते हो, P फॉर प्रोकैरियोट्स एंड P फॉर पॉलीसिस्टोनिक। ठीक है, फाइन बच्चे, ठीक है, ये याद रहेगा, ये बहुत आसानी से आप याद रख सकते हो इसको। सो यस, एंड ये रहा आपका यूकैरियोटिक मोनोसिस्टोनिक जीन। बेटा देखो यहाँ बीच में ये जो मरून कलर का पार्ट है ना, यही वो मोनोसिस्ट्रॉन है। और इन मोनोसिस्ट्रॉन के आगे पीछे क्या प्रेजेंट होते हैं? कुछ रीजन प्रेजेंट होते हैं। ब्लू कलर के ये जो रीजन्स दिखाए गए हैं, इसको लिखा है यूटीआर। यूटीआर यानी कि अनट्रांसलेटेड रीजन। ये ऐसे रीजन होते हैं जिनका ट्रांसलेशन नहीं होता। ठीक है, ये गैप देने के लिए होते हैं, ताकि जब एक प्रोटीन को सिंथेसाइज, एक प्रोटीन की सीक्वेंस यहाँ पे सिंथेसाइज हो जाए, एक प्रोटीन यहाँ फॉर्म हो जाए, उसके बाद पॉलीमरेज को थोड़ा आराम मिले, एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसा नहीं होता। ठीक है, ओके। बट यहाँ पे क्या होता है? प्रोकैरियोटिक में क्या होता है बेटा? प्रोकैरियोटिक में अनट्रांसलेटेड रीजन्स यहाँ भी होंगे, लेकिन बीच में आपके जो प्रोटीन्स होते हैं वो एक के बाद एक के बाद एक होते हैं, क्योंकि ये क्या है? ये पॉलीसिस्ट्रॉन है। दिस इज अ पॉलीसिस्ट्रॉन स्ट्रक्चरल जीन, सो इट इज हैविंग मोर देन वन स्ट्रक्चरल जीन्स कोडिंग फॉर प्रोटीन। तो आप देख सकते हो बच्चे, ये पर्पल कलर का एक प्रोटीन यहाँ आ रहा है, ऑरेंज से एक प्रोटीन यहाँ आ रहा है, और ग्रीन से एक प्रोटीन यहाँ आ रहा है। और हर प्रोटीन से पहले एक ट्रांसलेशन स्टार्ट साइट लिखा है। स्टार्ट साइट यानी कि द प्रोमोटर रीजन बेसिकली। ठीक है, सो स्टार्ट साइट बेसिकली वो होती है कि जहां से आपका एंजाइम जो है आके यहाँ पे उसको रिकॉग्नाइज कर ले और फिर उसको ट्रांसलेट कर ले। ठीक है, ऊपर वाले कमेंट में क्या है? हाँ जी, क्या बोल रहे थे? टोबैको प्लांट के रूट में आरएनए इंटरफेरेंस वाली टेक्निक एक बार डिटेल। ठीक है बच्चे, कोई इशू नहीं है, आई विल एक्सप्लेन इट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, एक सेशन रख लूंगी मैं उसका भी, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन यू दैट ऑल्सो। फाइन, चलो सी बच्चे, दिस इज द यूकैरियोटिक जीन। ये आपका यूकैरियोटिक जीन है। यस, एंड यूकैरियोटिक जीन के अंदर एक प्रॉब्लम होती है, वहां पर जो आपका ये जो एक मोनोसिस्ट्रॉन है ना, ये भी बहुत आसानी से यहाँ पे हमारा काम नहीं होने देता, क्योंकि ये एक मोनोसिस्टोनिक जीन भी टुकड़ों में बटा है। ठीक है, टुकड़े कैसे? इसमें आपका जो स्ट्रक्चरल जीन होता है वो ये रेड वाले पार्ट्स हैं। रेड वाले जो ये पार्ट्स हैं ये स्ट्रक्चरल जीन है, इनको हम बोलते हैं एक्सॉन। लेकिन इनके बीच बीच में कुछ नॉन कोडिंग रीजन्स आ जाते हैं। ये ब्लू कलर के जो दिख रहे हैं ना, दीज आर द नॉन कोडिंग रीजन्स, जो किसी काम के भी नहीं है, बट ये हमारे कोडिंग रीजन के बीच में आके बैठ जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है? कुछ ऐसे प्रोसेस होता है जिसमें इन इंट्रॉन्स को बच्चे यहाँ से हटा दिया जाता है। इन इंट्रॉन्स को यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा, दे विल बी रिमूव्ड फ्रॉम हियर, एंड उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ आपके जो ये रेड वाले एक्सॉन्स बच जाते हैं, सिर्फ इनको ज्वाइन कर दिया जाता है। ठीक है, सिर्फ इनको ज्वाइन कर दिया जाता है। बेटा इंसुलिन वाला सीन अलग होता है, वो एक्सॉन्स इंट्रॉन्स नहीं होता। ठीक है, दैट इज डिफरेंट।
वो अलग चीज होती है कि मेच्योर आपका जब इंसुलिन बनता है तो उसमें सी पेप्टाइड की जरूरत नहीं होती है, वो इमेच्योर मेच्योर इंसुलिन है। दैट्स डिफरेंट एंड दिस इज डिफरेंट। ठीक है, तो ये बीच में जो इंट्रॉन्स को हम हटा रहे हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज स्प्लाइसिंग। दिस प्रोसेस इज नोन एज स्प्लाइसिंग। क्लियर बच्चे? अब हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ कोडिंग सीक्वेंस को एक साथ हमने यहाँ पे जोड़ दिया। फाइन, क्लियर? आ गई सबको बात समझ में? यस, हाँ जी। स्प्लाइसिंग हो जाती है एंड बहुत ही नॉर्मल से तरीके से ये क्या हो जाएंगे, सारे के सारे प्रोटीन्स यहाँ पे फिर एक साथ, आई मीन ऑल द कोडिंग सीक्वेंसेस विल बी जॉइंड टुगेदर। फाइन, ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द ट्रांसक्रिप्शन इन द प्रोकैरियोट्स। अब पहले हम प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन की बात कर लेते हैं। बेटा ट्रांसक्रिप्शन जैसे कि मैंने पहले भी बताया था 3 स्टेप में होता है, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या होता है, ये जो आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ना, ठीक है, इसमें क्या होएगा, इसमें आपका यहाँ पे एक आरएनए पॉलीमरेज आके सबसे पहले इस प्रोमोटर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। ये जो येलो कलर की सीक्वेंस दिख रही है ना यहाँ पे, दिस इज द प्रोमोटर सीक्वेंस इन द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक है, इसको इसने क्या किया, रिकॉग्नाइज किया। रिकॉग्नाइज करने के बाद में, एंड वन मोर थिंग, रिकॉग्नाइज किया किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ दिस सिग्मा फैक्टर विच इज द इनिशिएशन फैक्टर हियर। ठीक है, ये सिग्मा फैक्टर यहाँ पे क्या है, दिस इज द इनिशिएशन फैक्टर। अच्छा, इंसुलिन वाला भी एक्सप्लेन करना है? ठीक है ठीक है, इंसुलिन वाला भी कर देंगे, नो इश्यूज। ओके, सो या आई गौरव, वेलकम, वेलकम टू द क्लास। ठीक है बच्चे, ये बात समझ में आई, इनिशिएशन फैक्टर इसको कहते हैं। एंड उसके बाद में क्या होएगा, सिंपली, oh that's so great, yes, all the very best and do rock in your exam. I want you all to get somewhere, कहीं ना कहीं एडमिशन तो यार मिल जाना चाहिए, अच्छी से अच्छी जगह आप लोगों को। ठीक है, और जो इतने टाइम से मेहनत की है पक्का रंग लाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट एंड यस डू क्रैक इट। ओके, चलो, और भी किसी का एग्जाम है क्या आज? रौनक कौन है? रौनक एग्जाम देके आ गया? ओके, ठीक है बेटा, देखो यहाँ पे आ जाते हैं हम इलोंगेशन पे। एक बार ये सिग्मा फैक्टर की मदद से पॉलीमरेज एंजाइम प्रोमोटर पे बाइंड हो जाते हैं, उसके बाद में सिंपली इलोंगेशन मेथड से ये पूरी की पूरी आपकी जीन सीक्वेंस को क्या कर देगा, इट इज गोइंग टू रेप्लिकेट। ठीक है, रेप्लिकेशन करेगा। अच्छा, आपका नाम रौनक है, फिर गौरव किसका नाम है? ओके ग्रेट। एंड टर्मिनेटर, ये बच्चे ये क्या हो जाता है, लास्ट में जाके ये ग्रीन वाली सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है, व्हिच इज द टर्मिनेटर सीक्वेंस विद द हेल्प ऑफ द टर्मिनेटर फैक्टर। टर्मिनेशन फैक्टर कौन सा होता है? रो फैक्टर होता है। सो टर्मिनेशन फैक्टर की मदद से ये फाइनली टर्मिनेटर सीक्वेंस पे बाइंड करता है। अच्छा ओके, एंड फिर यहां से इस तरह से आरएनए का जो ये है स्ट्रैंड है वो यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, क्लियर, डन सभी को? हाँ, अब तो मुझे याद ही रहेगा ऑब्वियसली, ये बात आप पहले बता देते तो मैं पहले भी आपको रौनक ही बोल देती। ओके क्लियर बच्चों, आ गई बात समझ में? पूरा प्रोसेस समझ में आ गया प्रोकैरियोट्स के अंदर? यस और नो? ये देख रहे हो आरएनए आपका फाइनली इस तरह से फॉर्म हो गया है। ठीक है, चलिए ओके आगे बढ़ते हैं, हम यूकैरियोट्स की बात कर लेते हैं। बेटा ये एक बार जिफ देखो, देखो इतना प्यारा जिफ है,
प्रोमोटर के ऊपर आपका ये ब्लू कलर का आरएनए पॉलीमरेज आया एंड ये एक 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 करके पूरा का पूरा सीक्वेंस को क्या करता जा रहा है, रेप्लिकेट करता जा रहा है, और टर्मिनेटर पे पहुंचते ही वो वहां से बाहर निकल गया और ये आपका आरएनए भी अलग हो गया। सी, देख ली सबने? यस, आ गया ये जिप समझ में? आ गया समझ में प्रोकैरियोट्स में कैसे ट्रांसक्रिप्शन हुआ? So this is the elongate, yes, this is the initiation. Now elongation going on. Elongation में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि पूरा का पूरा सीक्वेंस यहाँ पे बन रहा है, और फाइनली जैसे ही टर्मिनेटर पे बैठेगा तो आपका टर्मिनेशन हो जाएगा। ठीक है? So DNA dependent RNA polymerase that catalyzes the transcription of all the types of RNA in bacteria. बेटा यहाँ पे ना सिर्फ एक ही तरह का आरएनए पॉलीमरेज होता है जो हर बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसक्रिप्शन को परफॉर्म करता है। ठीक है? कोई बात नहीं बेटा, एंजाइटी नहीं रखनी चाहिए। ठीक है? थोड़ा सा अपनी सेहत का ख्याल रखा करो, मेडिटेशन किया करो, एंजाइटी दूर हो जाएगी, और अपने टॉपिक्स को अच्छे से कवर करो rather than having anxiety and tensions about it. अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखो। ठीक है? आपको कोई लाइफ में, देखो एक बात आपको जिंदगी में हमेशा याद रखनी चाहिए, नो बडी कैन हेल्प यू, ओनली यू कैन हेल्प योर ओन सेल्फ। ठीक है? सो अपनी प्रॉब्लम्स का पहले खुद सोल्यूशन निकालना शुरू कर, and everybody has the solution to their own problems because you know what is the problem and then you will find the solution also. ठीक है? तो बस कुछ नहीं होता, ज्यादा टेंशन वेंशन नहीं लेनी चाहिए, चिल रह के पढ़ाई करो मजे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी सारी चीजें तो यहाँ पे कवर हो ही रही हैं। थैंक यू मोही, थैंक यू। इट्स फाइन नाउ, आई थिंक इट्स फाइन नाउ। अभी ठीक है ना? अभी तो कोई बफरिंग नहीं है स्टूडेंट्स, आई थिंक इट्स फाइन नाउ। ठीक है? सो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, थैंक्स एलेक्स। सो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन यहाँ पे कपल्ड होती है। इस बात का मतलब ये होता है बच्चों, जैसे जैसे यहाँ पे आपका आरएनए निकलता रहेगा, देखो जैसे ये वाला स्टेप है, यहाँ पे आपका आरएनए ट्रांसक्रिप्शन भी चल रहा है, इधर आपका ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है। ठीक है? यानी कि आरएनए फॉर्म हो रहा है। हाँ, आज क्लासेस है, आज फ्री नहीं है। ठीक है, डन। Okay, done students. Now let's move on to the transcription in eukaryotes. ठीक है? यूकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन की अब हम बात करते हैं। सो यूकैरियोट्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेटा तीन तरह के एंजाइम्स होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 3, आरएनए पॉलीमरेज 2। ये तीनों जो एंजाइम्स हैं, इन सभी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? वी हैव दी डिफरेंट डिफरेंट आरएनए को ये पॉलीमराइज करते हैं। तो यूकैरियोट्स के अंदर बेटा बहुत सारे अलग अलग तरह के आरएनए प्रेजेंट होते हैं, जैसे राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, हाँ, यू हैव दी एसएन आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। ठीक है? देन यू हैव दी हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, जिसे एचएनआरएनए बोलते हैं। ठीक है? तो इन सभी आरएनए के लिए अलग अलग आरएनए पॉलीमरेजेस होते हैं। आप इस टेबल को, इस चार्ट को याद कर लेना एक बार। ठीक है? क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। फाइन, इसको याद कर लेना बेटा, इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। ओके, मैं कितने बजे उठती हूँ, सच बताओ या झूठ?
हाँ, छोड़ो ना, क्या करोगे जान के। पढ़। आई थिंक इट्स कनेक्टेड नाउ। इंटरनेट कुछ इशू दे रहा है आज। आई थिंक इट्स आई थिंक इट्स फाइन नाउ। अभी ठीक है। बस इस टॉपिक को खत्म कर देते हैं, उसके बाद वी आर एंडिंग द क्लास। ये नहीं चाहते ना बीच बीच में कुछ प्रॉब्लम हुए। ठीक है, चलो, फाइन। सो या यूकैरियोट्स में बेटा बस हमें दो तीन चीजें पढ़नी है कि यूकैरियोट्स में भी सेम चीज चलती है, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। बस यहाँ पे क्या होता है, सेम इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे प्रोकैरियोट्स में होते हैं। बस यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस इतना होता है कि इसका जो ये एमआरएनए आता है ना, ठीक है, यहाँ से जो ये एमआरएनए मैसेंजर आरएनए जो प्रोड्यूस होता है, इसके अंदर बीच बीच में इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये इंट्रॉन्स किसी काम के नहीं होते हैं, इसलिए इन इंट्रॉन्स को हटाना पड़ता है। एंड देयर इज अ स्टेप जो कि आरएनए की हमें वहां पे रिमूव करना पड़ता है, इसे बोलते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग। ठीक है, आरएनए को यहाँ पे रिमूव कर दिया जाता है स्प्लाइसिंग के मेथड से। और इसके साथ साथ एक और चीज चलती है, फाइव। देखो बेटा, ये जो एमआरएनए होता है ना, यहाँ पे इसको एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में लेके जाना पड़ता है। फाइन, हमें क्या करना पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे हमें एक कंपार्टमेंट से so we have to travel this mRNA from one compartment to the next compartment, and that is why ये हमारे mRNA होते हैं बहुत ही लिबाइल। आरएनए जो होता है ना, बहुत ही लिबाइल मॉलिक्यूल होता है, बहुत डेलिकेट मॉलिक्यूल होता है, इसके अंदर बहुत जल्दी जल्दी म्यूटेशन आ सकते हैं, चेंजेस आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम खतरा मोल नहीं ले सकते, इसलिए इसको प्रोटेक्ट करके, बचा करके इसके अगल बगल में सोल्जर्स लगा देते हैं, और फिर ये आपका एमआरएनए को एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में लेके जाता है। ठीक है, फाइन। अच्छा बेटा, ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होती है, एनी आइडिया? वेयर डज ट्रांसक्रिप्शन हैपेंस इन द यूकैरियोट्स? हाँ, वेयर इज ट्रांसक्रिप्शन हैपनिंग इन द यूकैरियोट्स? बताओ, वेयर इज इट हैपनिंग? that is happening simply inside the nucleus. okay? और ट्रांसलेशन कहाँ पे होता है? ट्रांसलेशन न्यूक्लियस के बाहर होता है। फाइन। सो इसलिए जब हम उसको वहां से बाहर निकालते हैं तो उसके अगल बगल में गार्ड लगा देते हैं। सो 5 प्राइम एंड पे जो गार्ड लगता है उसे हम बोलते हैं मिथाइलेटेड जीटीपी। ठीक है, एंड सेम आपका 3 प्राइम एंड पे भी गार्ड्स लगते हैं। पॉली एडिनाइल की एक लंबी सी चेन यहाँ पे अटैच कर दी जाती है। आ गई बात समझ में? इस स्टेप को हम बोलते हैं, दिस स्टेप इज नोन एज कैपिंग, जहां पे हमने इसके आगे की तरफ एक गार्ड लगाया है और पीछे की तरफ जो हम ये गार्ड लगाते हैं एक लंबी सी टेल लग जाती है पॉली एडिनाइल की। सो इसे हम बोलते हैं टेलिंग। तो ये 3 स्टेप यूकैरियोट्स में एक्स्ट्रा होते हैं। उसके अलावा इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे होता है जैसे प्रोकैरियोट्स में होता है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा, ये मिथाइलेटेड आपका जीटीपी यहाँ पे लगा दिया। मिथाइलेटेड यानी कि जीटीपी पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड होता है। दिस इज अ मिथाइल ग्रुप। इतनी केमिस्ट्री तो आप लोगों ने पढ़ी होगी, है ना? सो दिस इज योर मिथाइलेटेड जीटीपी व्हिच इज अटैच्ड ऑन द 5 प्राइम एंड, और पीछे की तरफ एक लंबी सी पॉली एडिनाइल की चेन लगती है। लंबी यानी कि 150 से 250 यहाँ पे इसके पॉली एडिनाइल यानी एडिनाइल के यूनिट्स लगे होते हैं। ठीक है, सो दिस स्टेप इज कैपिंग। बीच में ये जो हमने इंट्रॉन्स को रिमूव किया है, दिस स्टेप इज स्प्लाइसिंग एंड दिस स्टेप इज पॉली एडिनाइलेशन। ठीक है बच्चे, क्लियर? आगे बात समझ में? चलो, सो कैपिंग इज व्हाई द कैपिंग एंड टेलिंग इज डन। इसको एक बार समझ लेते हैं कि कैपिंग और टेलिंग क्यों की जाती है।
द 5 प्राइम कैप प्रोटेक्ट्स द नेसेंट एमआरएनए, हमारा जो नेसेंट एमआरएनए होता है इसको ये डिग्रेडेशन से बचाता है और असिस्ट करता है राइबोसोम बाइंडिंग में ट्रांसलेशन के दौरान। आई कैफ, यू आर वेरी लेट। और टेलिन में क्या होता है, पीछे की तरफ एक पॉलीएडिनाइल की चेन लगती है जहां पे एमआरएनए को डिग्रेडेशन से बचाया जाता है, और साथ साथ जब हम एमआरएनए को साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं ट्रांसलेशन के लिए, तो उसमें भी इट इज हेल्पिंग एंड एडिंग द एमआरएनए। ओके, क्लियर? चलो बेटा, यहाँ पे हमारा ट्रांसक्रिप्शन भी खत्म हो गया। अब हम कल ट्रांसलेशन और आपका लैक ओपेरॉन वाले टॉपिक्स को कवर करें। ओके, यस। Process of copying genetic information from one strand of DNA to RNA is termed as replication, transcription, translation या reverse transcription। फटाफट बताओ। Process of copying the genetic information from one strand of DNA to RNA। सिंपल है ये तो, ट्रांसक्रिप्शन, यू ऑल नो दिस। ओके, नेक्स्ट, the RNA polymerase holoenzyme transcribes the promoter, structural gene and the terminator, the promoter and the terminator region, the structural gene and the terminator region, या खाली structural gene। यस बताइए फटाफट से। बताओ, जल्दी बताओ। वेरी नाइस। सो इट इज ओनली द स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, सिर्फ स्ट्रक्चरल जीन को करते हैं। प्रोमोटर और टर्मिनेटर को बच्चे वो नहीं, ये बी क्यों लिखा है? प्रोमोटर और टर्मिनेटर को थोड़ी ना ट्रांसक्राइब करते हैं, सिर्फ स्ट्रक्चरल जीन को ही तो करते हैं बेटा। हाउ इट कैन बी ए और बी और सी? नेक्स्ट, during transcription the site of DNA molecule at which the RNA polymerase bind, ये तो बहुत ही आसान है। बाइंड कहां करता है RNA polymerase? yes, this is the promoter region। very nice। next, polycistronic messenger RNA, that is the mRNA, usually occurs in, polycistronic कहां प्रेजेंट होता है? P for polycistronic and P for, बताया था ना, बहुत आसान है, इसको याद रखना। P for polycistronic, P for prokaryotes, so absolutely correct, this is the prokaryotes। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। the sequence of the bases in one strand is ATGC, ATGCA, what would be the sequence of bases on the mRNA? अगर एक स्ट्रैंड की सीक्वेंस ये है तो उसकी एमआरएनए की सीक्वेंस क्या होगी? हाँ जी बताइए, एमआरएनए की सीक्वेंस क्या होगी? इट वुड बी डी। फाइन बेटा, यहाँ पे देखो ए और सी तो हो ही नहीं सकते क्योंकि एमआरएनए में थायमीन आता ही नहीं है, सो आपको बी और डी में से देखना था। तो बी और डी में से डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ए का यू, टी का ए, जी का सी एंड सो ऑन। ओके, चलो